अध्याय 594 सम्राट क्षेत्र। तलवार क्यू ने यांग यी पर प्रहार किया और फिर सभी लोग आश्चर्य से देखते रहे कि कैसे तलवार वास्तव में उसके शरीर में प्रवेश कर गई और फिर कुछ भी नहीं हुआ। यह कैसे संभव हो सकता है? जियान कुंग और अन्य लोगों की आंखों में अविश्वास झलक उठा। यांग ये बहुत सहज लग रहा था क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने लैन यू को देखा। बुरा नहीं है, यह तलवार इरादे और तलवार क्यूई की तुलना में बहुत अधिक भयानक है जिसका मैंने अतीत में सामना किया है। आओ, अपना हमला जारी रखो। मैं गारंटी देता हूं कि मैं वापस नहीं लड़ूंगा। 9वें स्तर की तलवार इरादे को प्राप्त करने के बाद वह अपने दुश्मनों की तलवार इरादे को अवशोषित करने में सक्षम था। बेशक यह उन लोगों तक सीमित था जिनकी तलवार इरादे में उपलब्धियां उससे नीचे थीं। लैन यून केवल 9वें स्तर पर थी जबकि वह 10वें स्तर पर था। यांग ये को उसकी तलवार की मंशा और तलवार की क्यूई को आत्मसात करने के बाद उसे हल्का सा एहसास हुआ कि 10वें स्तर की तलवार की मंशा अंत नहीं थी और 11वें स्तर या एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि उसने वास्तव में अपनी तलवार की मंशा में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस किया था। असंभव। लैन यू की आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी और फिर उसने फिर से हमला किया। 100 मीटर से अधिक लंबी तलवार क्यूई की एक गहरी नीली स्ट्रैंड यांग ये की ओर एक शूटिंग स्टार की तरह नीचे गिरी। इस बार लैन यू ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी थी और उसकी 9वीं स्तर की तलवार की मंशा ने तलवार क्यूई को बढ़ाया और इसे अंतरिक्ष भी फट गया। यांग ये ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। इसके विपरीत उसकी आंखों में उत्साह भी झलक रहा था। हर कोई फिर से आश्चर्य से देखने लगा क्योंकि लैन यू की तलवार की क्यू यांग ये के शरीर में जा लगी और फिर उसका कोई निशान नहीं था। इस बार उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए थे। लैन यून ने कुछ सोचा और फिर उसकी आंखों में आश्चर्य प्रकट हुआ। तुम्हारी तलवार की मंशा 9वें स्तर पर नहीं है, यह 10वें स्तर पर है। यह कैसे संभव हो सकता है? तुमने वास्तव में अपनी तलवार की मंशा को 10वें स्तर तक सुधार लिया है। लैन यून की बात सुनकर जियान कुंग और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए और जियान कुंग विचलित हो गया जब उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? उसके पास 10वें स्तर की पृथ्वी क्षेत्र तलवार की मंशा कैसे हो सकती है? जैसे ही उसने कहा, उसने तेजी से अपने हाथ में तलवार घुमाई और फिर तलवार की क्यूई की अनगिनत किस्में जो उसकी तलवार की मंशा से बड़ी थी, बारिश की बूंदों की तरह यांग ये की ओर गिरी। यांग ये ने फिर भी नहीं चकमा दिया और उसने उसे अपने अंदर प्रवेश करने दिया। जब उसने सब कुछ समझ लिया तो यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम उसकी तुलना में वाकई बहुत कमतर हो, लेकिन फिर भी यह बुरा नहीं है। जारी रखो, कहने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कम आंका है। लैन यू ने धीमी आवाज में कहा, मेरी तलवार टीम के टीम लीडर के अलावा हॉलोव ग्राउंड्स की युवा पीढ़ी में कोई दूसरा अस्तित्व नहीं है जो 10वें स्तर की तलवार की मंशा हासिल करने में सक्षम हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस परित्यक्त दुनिया के एक तलवार साधक ने वास्तव में इसे हासिल किया है। मैं मानता हूं कि हम आपके द्वारा दबा दिए जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप 10वें स्तर की तलवार की मंशा पर भरोसा करके हमें आसानी से हरा सकते हैं? तुम्हारे अलावा पवित्र भूमि से यहां हर कोई आज मर जाएगा। यांग ये की आकृति चमक उठी और प्रकाश की एक काली किरण में बदल गई जो विस्फोटक रूप से जियान कुंग की ओर बढ़ी और तलवार शासक एक ऊंचे पहाड़ की तरह नीचे गिर गया। जियान कुंग आश्चर्यचकित रह गया और उसने जल्दी से अपनी तलवार से उसे रोकने का प्रयास किया। टकराना। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और जियान कुंग का पूरा शरीर जमीन पर धंस गया। यांग ये एक और हमला करने ही वाला था कि अचानक जियानशिन उसके सामने आ गया। जियानशिन ने हिलने का नाम ही नहीं लिया, लेकिन यांग ये के चारों ओर अचानक ही गहन ऊर्जा से बनी अनगिनत तलवारें दिखाई देने लगीं और वे तेजी से एक गोलाकार संरचना बनाने लगीं। मार डालो। जियानशिन ने उग्रता से दहाड़ लगाई और फिर उन तलवारों ने अचानक तेजी से घूमना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वे यांग ये की ओर विस्फोटक रूप से गिरें, जो सकल के केंद्र में रहता था। टकराना। यांग ये के भीतर से भयानक तलवार की एक धार बह निकली और तलवार की उस धार ने तुरंत उन तलवारों को कुचल दिया। लेकिन उसी समय अचानक जियानशिन यांग ये के पीछे प्रकट हुआ और फिर यांग ये की गर्दन के पीछे एक ठंडी चमक के साथ चमकती हुई तलवार दिखाई दी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसका शरीर तेजी से घूम गया। उसने चकमा नहीं दिया, बल्कि तलवार शासक को जियानशिन के सिर पर दे मारा। अचानक जियानशिन मौके पर ही गायब हो गया और यांग ये के ऊपर दिखाई दिया। इसके बाद अनगिनत जियानशिन यांग ये के चारों ओर दिखाई दिए और फिर अनगिनत तलवारें सभी दिशाओं से यांग ये की ओर वार करने लगीं। यांग ये ने ठंडी आवाज में कहा और उसके हाथ में तलवार बिल्कुल भी नहीं रुकी और पूरे रास्ते नीचे की ओर बढ़ती रही। टकराना। एक धीमी सी आवाज गूंजी और फिर वे अनगिनत आकृतियां तुरंत गायब हो गईं, इससे पहले कि एक आकृति यांग ये के ठीक सामने से लगातार पीछे की ओर बढ़ी और वह लगभग 50 मीटर पीछे चली गई। आपने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया है। इस समय जियानशिन के मुंह के कोने पर गहरे लाल रंग का एक निशान था और उसने यांग ये को बेहद गंभीर नजर से देखा। जियान कुंग जो अभी अभी सतह के नीचे से निकला था, उसने हमला करने का इरादा किया था, लेकिन जियानशिन की आवाज सुनकर वह रुक गया।
इस बार उसकी आंखों में कोई तिरस्कार नहीं बचा था, बल्कि उसकी जगह सदमे ने ले ली थी। इस बीच लैंग यूं अचानक बोली, शायद हम बातचीत कर सकते हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसका रूप फिर से जियान कून के सामने आया और तलवार शासक तेजी से जियान कून के सिर पर टूट पड़ा। जियान कून भयभीत था। वह चकमा देना चाहता था लेकिन नहीं दे सका, क्योंकि यांग ये की तलवार वाकई बहुत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि वह समय रहते इसे चकमा नहीं दे पाया। इसलिए जियान कून के पास अपने दाव आर्टिफैक्ट को फिर से उठाने और यांग ये के तलवार शासक पर वार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। टकराना। जियान कून के मुंह के कोने जोर से फड़कने लगे, जबकि उसका हाथ सुन्न हो गया और उसका शरीर फिर से जमीन पर गिर गया। इस बार यांग ये ने उसे बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और वह छेद में कूद गया। जियान शिन, जियान यान और लैंग यू जियान कून को मदद देने ही वाले थे कि अचानक उनके सामने रक्त की लाल रोशनी की किरण प्रकट हुई और उनके रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई। वह आमने सामने की लड़ाई के लिए सहमत हो गया। तो आप सभी नियम तोड़ने का इरादा रखते हैं? लाश पूर्वज उदास होकर हंसा, जबकि उसके हाथ में खून से लाल तलवार लगातार घूम रही थी। आप शैतान दाव के एक राक्षसी साधक हैं। लैंग यूं अचानक बोला। क्या? जियान एओ और अन्य लोग चौंक गए और वे अनजाने में चिल्ला उठे। जब महाद्वीप को महाद्वीप के विशेषज्ञों द्वारा त्यागा नहीं गया था, तो यहाँ के शीर्ष दर के विशेषज्ञ पवित्र भूमि से बहुत कम नहीं थे। उस समय सभी प्रकार के दाव वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे और शैतान दाव उनमें से एक था। उस समय प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पवित्र भूमि के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम था। वे नहीं जानते थे कि उस समय महाद्वीप में क्या हुआ था, और उन्हें केवल इतना पता था कि अनगिनत विशेषज्ञ पवित्र भूमि को छोड़कर प्रोफाउंडर महाद्वीप चले गए थे और फिर महाद्वीप के कई विशेषज्ञ गायब हो गए थे। क्या यह कंकाल वास्तव में 15,000 वर्ष से भी अधिक पुराना है? हे, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे पहचाना जाएगा। लाश के पूर्वज ने भयावह रूप से उदास हंसी निकाली और कहा, पवित्र भूमि। यह सब आपके पवित्र भूमि के कारण ही हुआ कि मैं ऐसा बन गया। मुझे लगा कि मुझे कभी बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप वास्तव में खुद सामने आएंगे। यहाँ तक कि स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। जैसे ही उसने कहा, कॉपस एंसेस्टर ने अपनी रक्त लाल कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और रक्त लाल प्रकाश की एक किरण चमक उठी और जियान एओ और अन्य लोगों की ओर चली गई। वे इस दृश्य से भयभीत थे और थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन सभी ने जल्दी से अपनी अपनी तलवार की तकनीक का उपयोग किया, जिससे तलवार की क्यूई पूरे युद्ध के मैदान में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ गई। इस बीच यांग ये अचानक भूमिगत से उभर आया। बुरे कमीने, उस औरत को मत मारो, यांग ये ने तेजी से कहा जब उसने देखा कि लाश पूर्वज उनके साथ युद्ध में था। लेकिन कुछ ही समय में उसे एहसास हुआ कि वह गलत था, क्योंकि उसने देखा कि लाश पूर्वज वास्तव में उनकी संयुक्त सेनाओं द्वारा दबाया जा रहा था, और लाश पूर्वज शायद बहुत पहले ही मारा गया होता अगर वह अपनी शारीरिक रक्षा के लिए नहीं होता। यांग ये इस दृश्य से बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, बल्कि वह खुश था, क्योंकि वे जितने मजबूत थे, यह उसके लिए उतना ही अच्छा था। भले ही उसके पास मौजूदा एक्साल्ट रियल्म स्वॉर्ड सर्वेंट्स बुरे नहीं थे, लेकिन हॉलोव ग्राउंड्स के इन साथियों की तुलना में वे बहुत हीन थे। इसलिए यह निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा यदि वह उन्हें स्वॉर्ड सर्वेंट्स में परिष्कृत कर सके। टकराना। तलवार की एक गहरी नीली धार लाश पूर्वज के सिर पर लगी और वह 50 मीटर दूर जाकर फट गया। लाश पूर्वज को उड़ा देने के बाद लैंग यून और अन्य लोगों ने अपना हमला जारी रखने का विकल्प नहीं चुना और इसके बजाय वे यांगे को सतर्क भाव से देखते रहे। लैंग यू ने धीमी आवाज में पूछा, जियान कून कहाँ है? यांग ये मुस्कुराया, वह मर चुका है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। लैंग यू ने कहा, मुझे पता है कि तुम एक बेहद राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम वाकई सोचते हो कि तुम हमारे पवित्र भूमि के खिलाफ जा सकते हो? हमारी तलवार टीम के लिए यह वाकई एक त्रासदी है कि हमें तुम्हारा सामना करना पड़ा, क्योंकि हम तुम्हारे 10वें स्तर के तलवार इरादे से दबे हुए हैं और तुम्हें हराना व्यवहारिक रूप से असंभव है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि पवित्र रक्षक में सिर्फ तलवार टीम ही नहीं होती, इसमें कृपाण टीम, छाया टीम, भाला टीम इत्यादि भी शामिल हैं। आप सभी ने मुझे शुरू से ही मारने का इरादा किया था, है न? यांग ये ने कहा, इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आप जिस पवित्र रक्षक की बात कर रहे हैं वह क्या है। हालांकि मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं उन सभी विशेषज्ञों को मार दूंगा जिन्हें पवित्र भूमि मेरे लिए भेजेगी। कितना घमंडी! जियान एओ ने गुस्से से कहा, अज्ञानी वास्तव में निडर होते हैं। यांग ये, एक बार जब आप मेरे पवित्र भूमि की असली ताकत को देख लेंगे, तो आपको एहसास होगा कि आपका प्रतिरोध और विचार कितने हास्यास्पद हैं। मुझे आपको मौका न देने के लिए दोष न दें। हमारे लिए शहर खोल दें, आत्मसमर्पण करें और माफी मांगने और सजा मांगने के लिए पवित्र भूमि पर हमारे साथ चलें। मेरे पवित्र भूमि आपको अपनी प्राकृतिक प्रतिभा के लिए विचार करने की अनुमति दे सकते हैं, अन्यथा आप निश्चित रूप से एक कब्रहीन मौत मरेंगे। न केवल आप मरेंगे, बल्कि आपसे संबंधित सभी लोग भी मर जाएंगे। मूर्ख!
यांग ये की आकृति जियान एओ की ओर चमकी। इस बीच कॉपस एंसेस्टर चुपचाप खड़ा नहीं रहा और वह लैन यूं और अन्य लोगों की ओर भी चमका। यांग ये को वास्तव में पवित्र भूमि के इन लोगों के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। उनमें से हर एक अहंकारी और घमंडी था। वे वास्तव में ऐसे समय में मुझे धमका रहे हैं और मुझसे यह सब करने के लिए कह रहे हैं। क्या वे सभी पूर्ण मूर्ख हैं? लैन यू और अन्य लोगों के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने यांग ये और कॉपस एंसेस्टर को चमकते हुए देखा, और उन्होंने लापरवाही से काम करने या बिल्कुल भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जल्दबाजी में सभी तरह की बेहतरीन तलवार तकनीकों को अंजाम दिया। दुर्भाग्य से यांग ये के सामने उनकी तलवार की मंशा और तलवार की क्यूई व्यावहारिक रूप से बेकार थी, और अगर वे अपनी तलवार की मंशा और तलवार की क्यूई पर भरोसा नहीं करते, तो उनकी शारीरिक शक्ति यांग ये की सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ थी, भले ही यह उनके पास मौजूद दाव कलाकृतियों द्वारा बढ़ाई गई हो। कुछ समय तक उनसे लड़ने के बाद यांग ये को उनकी ताकत से और भी संतुष्टि महसूस हुई। उनमें से सबसे कम तलवार की मंशा 7वें स्तर पर थी, और उनमें से हर एक के पास बहुत तेज तलवार की मंशा, एक बेहद ठोस आधार और बहुत ही दुर्जय लड़ाकू प्रवृत्ति थी। अगर उनका सामना उससे नहीं होता, तो उनकी संयुक्त सेना शायद एन नानजिंग के खिलाफ जाने के लिए पर्याप्त होती, जब वह स्काई स्प्लिट का उपयोग कर रही थी। दुर्भाग्यवश उनकी तलवार की मंशा उनके 10वें स्तर की तलवार की मंशा से पूरी तरह दब गई और पूरी तरह बेकार हो गई। अनुभव करना। कुछ ही देर में प्रकाश की एक किरण जियान एओ की छाती में घुस गई, इससे पहले कि वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़े। छोड़ो, मैं तुम सबको कवर करूंगी। इस बीच लैन यूं अचानक बोल पड़ी, इससे पहले कि एक भयानक आभा अचानक उसके भीतर से एक धार की तरह फूट पड़े। राजा क्षेत्र। यांग यी और कॉपस एंसेस्टर आश्चर्यचकित थे। अध्याय 595। लड़ो लड़ो लड़ो। लैन यू की आभा लगातार बढ़ती गई, और कुछ ही समय में उसकी आभा समुद्र की तरह भयानक और गहरी हो गई। यांग ये ने यह देखकर भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसे वाकई यह एहसास हो गया था कि उसकी आभा ऐसी नहीं थी जो एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ के पास होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मोनाक रियल्म के बराबर माने जाने के लिए उसमें कुछ कमी थी। बड़ी बहन, अभी रुक जाओ। उस तकनीक को लागू करने से आपकी नींव को नुकसान पहुंचेगा, लैन लिंग ने डर के साथ कहा जब उसने लैन यू की आभा को लगातार बढ़ते देखा। लैन यून, रुक जाओ। वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जियान यान की आवाज में थोड़ी चिंता झलक रही थी। बहुत देर हो चुकी है, जियान शिन ने भारी आवाज में कहा। दूसरी ओर किंग फैंग की आंखों में उत्साह और क्रूरता की झलक दिखाई दी, और उसने कहा, लैन युन, चलो अभी सेना में शामिल हो जाएं। हम निश्चित रूप से इस आदमी को मारने में सक्षम होंगे। तुम सब अभी चले जाओ। जल्दी से पवित्र भूमि पर लौट आओ। लैन यू यांग ये को घूर रही थी, फिर भी जियान शिन और दूसरों से बात कर रही थी। अगर वह अकेले यांग ये का सामना कर रही होती, तो शायद उसे दूसरों के साथ मिलकर यांग ये को मारने की अपनी क्षमता पर भरोसा होता। हालांकि कॉपस एंसेस्टर यांग ये के बगल में था, और वह बैंगनी मिंग भी था जो यांग ये के कंधे के ऊपर से लगातार उसे आंक रहा था। क्या आप सभी जाना चाहते हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, कोई भी नहीं जा पाएगा। कितना घमंडी! किंग फैंग ने गुस्से से दहाड़ लगाए। हालांकि यांग ये अचानक मौके पर ही गायब हो गया, और उसकी गति पहले से कम 2 गुना तेज थी। इसके बाद जियान शिन और अन्य लोगों ने देखा कि किंग फैंग का सिर हवा में उड़ गया, जबकि यांग ये वापस वहीं आ गया जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था। कितना परेशान करने वाला आदमी है! यांग ये ने अपना सिर हिलाया, और फिर उसने अपना सिर उस छोटे आदमी से रगड़ते हुए कहा, बाद में उन्हें भागने मत देना। बैंगनी मिंक ने सिर हिलाया, और फिर उसके छोटे पंजों पर हल्की बैंगनी रोशनी दिखाई दी। लैन यू और अन्य लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उन्होंने देखा कि किंग फैंग एक पल में नष्ट हो गया, और फिर उनकी निगाहें यांग ये के जूतों पर पड़ीं। लैन यू ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके जूते भी वास्तव में दाव कलाकृतियां थीं। जब वह इस बिंदु पर बोली, तो लैन यू ने जियान शिन और अन्य लोगों को देखने के लिए पलटकर कहा, क्या आप सभी ने मेरी बात नहीं सुनी? अभी चले जाओ। बूढ़े कमीने, उनके शरीर को नष्ट मत करो। यांग ये ने उदासीनता से कहा। लाश के पूर्वज ने चालाकी से ठहाका लगाया, जब उसका फिगर विस्फोटक ढंग से जियान शिन और अन्य लोगों की ओर चमका। उसी समय बैंगनी मिंग हवा में उड़ गई, और फिर उसके छोटे से पंजे से अचानक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण चमकी और जियान शिन और अन्य लोगों की ओर बढ़ी। उसी समय यांग ये ने अपना हाथ हिलाया, और फिर 10 एक साल रियल तलवार सेवक यहां प्रकट हुए। तलवार सेवकों ने तुरंत चमककर जियान शिन के समूह को घेर लिया, जिससे उनके पीछे हटने के रास्ते पूरी तरह से कट गए। लैन यून के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। वह उन्हें मदद देने ही वाली थी कि यांग ये ने उसका रास्ता रोक लिया, और इससे उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यांग ये, क्या तुम सच में मेरी पवित्र भूमि से मौत तक लड़ने का इरादा रखते हो? पहले मैं आप सभी के साथ शांति बनाना चाहता था, लेकिन आप सभी इसके लिए तैयार नहीं थे। अब इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। चूंकि यह आपका निर्णय था, तो मेरे पास आप सभी से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जब तक कि हम में से एक का सफाया न हो जाए। यांग ये ने कंधे उचका दिए। चूंकि यह ऐसा है,
तो मर जाओ। लैन यू ने अचानक अपना बायां हाथ यांग ये की ओर मारा, और फिर एक विशाल हथेली तुरंत अंतरिक्ष से निकलकर यांग ये की ओर नीचे की ओर गिरी। उसी समय उसका शरीर विस्फोटक रूप से उसकी ओर चमका, और उसके हाथ में तलवार से एक प्रकाश की किरण निकली जो यांग ये की गर्दन की ओर बह गई। इस बार उसकी गति और ताकत पहले से कम 5 गुना अधिक मजबूत थी। यांग ये की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। नेदर घोस्ट फ्लेम और वायलेट क्लाउड लाइटनिंग उसके भीतर से निकली, और फिर वे लपटों की एक गेंद और बिजली के एक खंभे में बदल गईं जो विशाल हथेली से टकराईं। उसी समय तलवार शासक आगे बढ़ा और लैन यू की तलवार से टकराया। टकराना उसने जो विशाल हथेली बनाई थी उसे वायलेट क्लाउड लाइटनिंग और नेदर घोस्ट फ्लेम ने नष्ट कर दिया, और वह ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई जो आकाश से बरसने लगे। टकराना उसके बाद एक और जोरदार धमाका हुआ। यांग ये की तलवार लैन यून की तलवार से टकराए और टक्कर से चिंगारियां फूट पड़ीं। हैरानी की बात यह है कि लैन यून सिर्फ आधा कदम पीछे हटी जबकि यांग ये 10 कदम पीछे हट गया। हालांकि यांग ये ने राहत की सांस ली क्योंकि इससे साबित हो गया कि लैन यू मोनाक दायरे में नहीं थी। हालांकि उसकी ताकत में सुधार हुआ था और वह मोनाक दायरे के बहुत करीब थी, लेकिन वह एक सच्ची मोनाक दायरे की विशेषज्ञ नहीं थी। बेशक अगर वह एक सच्ची मोनाक दायरे की विशेषज्ञ भी होती तो भी उसे उससे डर नहीं लगता क्योंकि वह मोनाक दायरे के छठे रैंक में आगे बढ़ने के बाद से ही एक मोनाक दायरे के विशेषज्ञ से लड़ना चाहता था। लैन यून की आंखों में गंभीरता और भी बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा कि उसने अभी भी यांग ये की ताकत को कम करके आंका था। आखिरकार वह यांग ये पर कोई भी बढ़त हासिल करने में असमर्थ थी, भले ही उसने सब कुछ जोखिम में डाल दिया था और कृत्रिम सम्राट क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था। अब उसे समझ में आया कि लुओ जुन यांग ये से इतना क्यों डरता था। ठीक इसी समय दूर से एक तीखी चीख गूंजी और इसने लैन यू को भयभीत कर दिया। उसने चीख के स्रोत की ओर देखा और उसने देखा कि जियान यान जमीन पर पड़ा था। उसके बाद लैन यू ने सदमे से देखा कि जियान शिन कॉप्स एंसेस्टर और अन्य लोगों की संयुक्त सेना के बीच गिर गया। अब केवल वह और उसकी छोटी बहन ही यहां बची थीं। यांग ये ने अचानक कहा, उस औरत को मत मारो। लैन लिंग लैन यून की छोटी बहन थी, इसलिए उसे जीवित रखने की आवश्यकता थी क्योंकि वह वास्तव में उस दिव्य तकनीक क्रिटिकल स्ट्राइक और इस गुप्त तकनीक को प्राप्त करना चाहता था जिसने लैन यून की ताकत को अचानक बढ़ने दिया था। उसे लगा कि उसने जो गुप्त तकनीक अपनाई थी वह निश्चित रूप से उस गुप्त तकनीक से कहीं बेहतर थी जिसका उपयोग तलवार आत्मा ने उसे ताकत में विस्फोटक वृद्धि हासिल करने में मदद करने के लिए किया था। आखिरकार तलवार आत्मा की तकनीक उसे सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकती थी। लैन यून का चेहरा क्रूर हो गया जब उसने यांग ये को देखा और कहा, यांग ये, शायद तुम्हें इससे पहले मेरे पवित्र भूमि के साथ शांति बनाने का मौका मिला था, लेकिन तुमने अब उस संभावना को बर्बाद कर दिया है। तुम्हें अपने कार्यों के लिए अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ेगी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी पवित्र भूमि की हरकतें वाकई बहुत भद्दी हैं। तुम्हें कुछ स्पष्ट करना होगा। हमेशा से तुम सभी ही मेरे दुश्मन बनना चाहते थे। यह तुम्हारा पवित्र भूमि ही था जो प्राचीन डोमेन सिटी में आया और सबसे पहले मुझे नाराज किया। ठीक है, मैं एक उदार व्यक्ति हूं और इस बारे में तुम सभी से कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था और मैं शांति भी बनाना चाहता था। हालांकि तुम सभी ने मना कर दिया और फिर भी मुझे मारने पर जोर दिया। अब जब तुम मुझे नहीं मार सकते, मुझसे कमजोर हो और इसके बजाय मैं तुम्हें मार रहा हूं, तो तुम इस तरह से काम कर रहे हो जैसे कि मैं जानबूझकर तुम्हारे पवित्र भूमि के खिलाफ जा रहा हूं। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? लैन यू ने आगे बात करने का इरादा किया, लेकिन यांग ये ने उसे बीच में रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और कहा, किसी भी मामले में यह सब चर्चा करना व्यर्थ है। मैं स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुम दोनों बहनों को अब तक जीवित रखा है क्योंकि मुझे वह दिव्य तकनीक क्रिटिकल स्ट्राइक और यह गुप्त तकनीक प्राप्त करने की उम्मीद है जिसका उपयोग तुमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया था। तुम मना कर सकती हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें बोलने के तरीके हैं। बेशक अपवाद यह है कि अगर तुम अपने खुद के डेंटियन को विस्फोट कर दो। सपने देखते रहो। यह लैन यून का जवाब था। यांग ये ने ठंडी हंसी हंसी जब उसकी गहरी ऊर्जा स्टेलर शटल में उमड़ पड़ी और फिर वह एक काली रोशनी की किरण में बदल गया जो लैन यू की ओर विस्फोटक रूप से चली। लैन यू की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बस खुद पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक एक भयानक शक्ति उसके चारों ओर प्रकट हुई। उसकी तलवार की मंशा तुरंत दब गई और इसने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर वह अनजाने में आश्चर्य से चिल्ला उठी, तलवार का क्षेत्र! तुमने वास्तव में तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। लैन यू ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि यांग ये के तलवार शासक ने उसके कंधे पर प्रहार किया और उसके भीतर के प्रचंड बल के कारण वह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी। कितना दुस्साहस! तुमने मेरे पवित्र भूमि के सदस्यों को मारने की हिम्मत कैसे की? ठीक इसी समय क्षितिज से एक भयंकर गर्जना गूंजी और फिर एक विशाल ताड़ का पेड़ जो आकाश को ढक रहा था अचानक हवा में दिखाई दिया। यह राक्षसी और भयावह शक्ति लेकर यांग ये की दिशा में टूट पड़ा। एक वास्तविक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई।
उसके पास सोचने का कोई समय नहीं था और उसने सहज रूप से अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। जियाओ एओ की दाव कलाकृति और प्राचीन म्यान उसके हाथों में दिखाई दिए और फिर उसने दाव कलाकृति को प्राचीन म्यान के भीतर रख दिया। उसके बाद उसके भीतर की गहन ऊर्जा प्राचीन म्यान में पागलपन की हद तक बढ़ गई, जबकि उसका 10वां स्तर तलवार का इरादा बिना किसी रोक टोक के फूट पड़ा और फिर उसने तेजी से अपने दाहिने हाथ से दाव कलाकृति को खींच लिया। अध्याय 596 फाड़ना। टकराना। दाव कलाकृति टुकड़ों में फट गई। तलवार की एक किरण आकाश में उछली और फिर उस विशाल हथेली पर जोर से वार किया। टकराना। आसमान में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। लैन यू और लैन लिंग ने आश्चर्य से देखा कि मोनाक रियल्म विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई विशाल हथेली थोड़ी हिली और फिर फट गई। हवा में आतिशबाजी की तरह ऊर्जा के अनगिनत टुकड़े फूट पड़े और यह एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। लैन यू और लैन लिंग इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे। यांग ये की ताकत वास्तव में एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के खिलाफ अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त है। हम क्षितिज से एक विस्मयकारी आवाज गूंजी और फिर यांग ये के सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने यांग ये को देखा और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी प्रतिभा वास्तव में प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर मौजूद है। तुम में वास्तव में इतनी ताकत है जबकि तुम एक साथ दायरे के केवल 6ठे रैंक पर हो। तुम्हारे पास जो प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत है वह तुम्हें मेरे पवित्र भूमि के भीतर भी शीर्ष 20 में स्थान दिला सकती है। दुर्भाग्य से जो मेरे पवित्र भूमि के सदस्यों को मारते हैं उन्हें मरना ही होगा। बूढ़ा आदमी हमला करने ही वाला था कि अचानक एल्डम्यू यांग यी के सामने प्रकट हो गया और फिर एल्डम्यू के हाथ में छड़ी बिजली की तरह आगे की ओर उछली। पवित्र भूमि से आया वह बूढ़ा आदमी भयभीत हो गया और वह अनायास ही चिल्ला उठा, एक अर्धसंत। वह भी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि छड़ी उसके सीने में घुस गई। सकना। वृद्ध व्यक्ति के मुंह से खून की बूंदें निकलीं, जबकि उसका शरीर 3 किमी दूर जाकर बिखर गया। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम पवित्र भूमि पर एक संदेश लेकर जाओ। अगर पवित्र भूमि भविष्य में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेजने की हिम्मत करती है तो मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा, एल्डम्यू ने कहा। तुम। बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि एल्डम्यू एक बार फिर बोले, अगर तुम एक पल और रुक जाओ तो तुम्हें अब और जाने की जरूरत नहीं है। बूढ़े व्यक्ति ने जब यह सुना तो उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह पलटा, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर गायब हो गया। एल्डम्यू ने यांग ये को देखने के लिए मुड़कर देखा और फिर उन्होंने सिर हिलाया, बुरा नहीं है। तुम मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेजी से बड़े हो और तुम बहुत ज्यादा मजबूत भी हो। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज भी एक साथ दायरे के 6ठे रैंक पर रहते हुए मोनाक दायरे के विशेषज्ञ के खिलाफ नहीं जा पाए। हालांकि यह अभी भी अपर्याप्त है। पवित्र भूमि हार मानने को तैयार नहीं होगी और एक्साल्टेड हान साम्राज्य भी हार मानने को तैयार नहीं होगा। अगर वे एक और चाल चलते हैं तो यह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि मेरे खिलाफ एक चाल होगी। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मोनाक दायरे को प्राप्त करना चाहिए। यांग ये ने सिर हिलाया और पूछा, एल्डम्यू क्या आप पवित्र भूमि के बारे में जानते हैं? एल्डम्यू ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे थोड़ा बहुत पता है। आप तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज को जानते हैं, है न? यहाँ तक उसे भी पवित्र भूमि से डरना पड़ा था, जबकि उसके पास इतने सालों पहले ऐसी अजेय ताकत थी। इसलिए अगर आप मरना नहीं चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अन्यथा मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यांग ये का चेहरा गंभीर हो गया जबकि उसके दिल में पवित्र भूमि के प्रति घृणा गायब हो गई थी। इतने सालों पहले तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज कितने भयानक थे। हालांकि वह भी पवित्र भूमि से डरता था, तो वह जो केवल एक साथ दायरे में था उसके पास पवित्र भूमि को नीची नजर से देखने की क्या योग्यता थी। वर्तमान में मेरे खिलाफ कोई भी मोनाक रियल्म विशेषज्ञ काम नहीं कर रहा है और मुझे वास्तव में एक साल रियल्म में कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर यह नियम और समझौता एक दिन गायब हो जाए तो मैं क्या करूंगा? हालांकि यांग यी को यह बात साफ तौर पर पता थी कि जब ऐसी चीजों की बात आती है तो वह अधीर नहीं हो सकता। उसे अब समय चाहिए था, बहुत ज्यादा समय। लुओ जुन जल्द ही बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है, इसलिए सावधान रहें। एल्डम्यू ने बोलना समाप्त करते ही मौके पर ही गायब हो गए। तुम्हारा गुरु सही कह रहा है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। इस बीच कॉपस एंसेस्टर ने अचानक कहा, प्राचीन काल में पवित्र भूमि कई विशेषज्ञों को मारने के लिए महाद्वीप पर उतरी थी। उनमें से अधिकांश विशेषज्ञ मर चुके हैं, लेकिन कई ने अपने जीवन को बचाने के लिए सभी प्रकार के विशेष तरीकों का उपयोग किया और वे पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल मेरी तरह, मैंने अपनी चेतना और कंकाल को बचाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। जस्ट कॉप्स एंसेस्टर की ताकत पहले से ही इतनी भयानक है। अगर वे और भी बुलाते हैं तो क्या वे एक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ का वध भी नहीं कर पाएंगे?
यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, चूंकि आप प्राचीन काल में रहते थे और आपको पता होना चाहिए कि उन्हें कैसे पुनर्जीवित किया जाए, तो क्या हम दुश्मन से पहले उन लोगों को पुनर्जीवित कर सकते हैं? लाश के पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस समय महाद्वीप पर एक असाधारण कबीला था और इसे झूगे कबीला कहा जाता था। उस कबीले के पास 7 सितारा संरक्षण नामक एक दिव्य तकनीक थी और हम केवल उस दिव्य तकनीक और अपनी गुप्त तकनीकों पर भरोसा करके 10,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम थे। इसलिए हमें केवल झूगे कबीले से संबंधित गुप्त तकनीक से ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। हालांकि हमें पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। उदाहरण के लिए, उस दिन मुझे पुनर्जीवित करने के लिए कुछ मिलियन लोगों के खून और आक्रोश का उपयोग किया गया था। यांग ये की पलकें झपकते ही उसने कहा, लुओ जुन नश्वर सम्राट है। क्या वह ऐसा करने की हिम्मत करेगा? अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह तुम्हारे साथ कैसे निपटेगा? लाश के पूर्वज ने कहा, वर्तमान में, यहाँ तक सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी तुम्हें आसानी से नहीं मार पाएंगे। इसलिए उसके पास तुमसे निपटने के लिए उन बुरे लोगों को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है कि उन बुरे लोगों को कम मत आंको। शायद उनकी प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता तुमसे कमतर है, लेकिन वे बुरे लोग हैं जिन्होंने कुछ 100 या 1000 से भी ज्यादा सालों तक साधना की है। उनकी ताकत निश्चित रूप से तुमसे बेहतर है। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने किसी भी प्रतिद्वंद्वी को कम नहीं आंकूंगा। भले ही महान हान साम्राज्य तुम्हें न मारे, लेकिन मेरी पवित्र भूमि तुम्हें मार डालेगी। इस बीच लैन युन ने अचानक कहा, ऐसा मत सोचो कि हम तुम्हारे खिलाफ असहाय होंगे क्योंकि तुम्हारे पास एक अर्धसंत है जो तुम्हारा स्वामी है। मेरी पवित्र भूमि की ताकत और भंडार तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। चूंकि आप सभी इतने दुर्जय हैं, तो फिर प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट से मदद क्यों मांग रहे हैं? यांग ये ने उदासीनता से कहा, हम आपके इस महाद्वीप की रक्षा कर रहे हैं, तो क्या आप सभी को अपना हिस्सा नहीं निभाना चाहिए? लैन यू ने धीमी आवाज में कहा। यांग ये ने उपहास करते हुए हंसते हुए कहा, मजाक करना बंद करो। मैं तुम्हारे रवैये से सिर्फ यही देख पा रही हूं कि तुम सब इस दुनिया के प्रति कितना तिरस्कार करते हो। तो क्या तुम सब हमें विद्रोही गूढ़ लोगों से बचाने के लिए मौत से भी लड़ोगे? शायद 10,000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसा किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा ही है। लैन युन ने कहा, यदि विद्रोही प्रगाढ़ लोग दुनिया में उभरे तो मेरी पवित्र भूमि खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आपका प्रगाढ़ महाद्वीप खतरे में न हो? जब वे प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में आएंगे तो हम खुद ही उनसे निपट लेंगे। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। यांग ये ने कहा, कितना घमंडी। लैन युन की आंखों में गहरी घृणा भरी हुई थी जब उसने कहा, अज्ञानी वास्तव में निडर होते हैं। मेरे पवित्र भूमि की ताकत और भंडार इतने दुर्जय हैं, फिर भी हम विद्रोही गूढ़ लोगों से बहुत डरते हैं और अपने पवित्र भूमि की ताकत के साथ उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। तुम खुद को क्या समझते हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, पवित्र भूमि के लोगों में वास्तव में जागरूकता की कमी है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं पवित्र भूमि और विद्रोही दीप्थस का विरोध कर सकता हूं या नहीं। आपको अपनी छोटी बहन और खुद के बारे में चिंतित होना चाहिए। कुछ बेवकूफ़ी भरी बात मत कहो कि मैं तुम दोनों को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम पर अपनी सांस भी बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझे वह दिव्य तकनीक, क्रिटिकल स्ट्राइक और वह गुप्त तकनीक दो जिसका उपयोग तुमने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया था, और मैं तुम दोनों को एक तेज मौत दूंगा। अन्यथा तुम शायद शांति से मरने में असमर्थ होगे। यांग ये ने उसे एक तलवार सेवक में परिष्कृत करने और उसकी यादें निकालने के बारे में सोचा था, लेकिन यह दोषपूर्ण था क्योंकि उसे जो यादें प्राप्त हुई वे पूरी नहीं होंगी, और यह इस हद तक भी था कि वह उसकी यादें निकालने में विफल हो सकता था। वे तकनीकें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं, इसलिए उसने जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं की। लैन युन चुपचाप यांग ये को घूरती रही। जाहिर है, वह अंत तक विरोध करने का इरादा रखती थी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। बोलते समय यांग ये ने लैन लिंग पर नजर डाली और फिर वह उदासीनता से बोला, उसे नंगा करो और उसे डाकबीस्ट सेना में फेंक दो। वे अंततः उसके भाग्य का फैसला कर सकते हैं। लैन लिंग का चेहरा तुरंत भयानक रूप से पीला पड़ गया और वह यांग ये को भय से देखने लगी। तुम्हारी हिम्मत मत करना। लैन यूं हताश हो गया। करो, यांग ये ने उदासीनता से कहा। उसने अपने दुश्मनों पर कोई दया दिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अगर वे उसे मारने में सक्षम थे तो उसके प्रियजनों का वध करते समय वे निश्चित रूप से कोई दया नहीं दिखाएंगे। हे। कॉपस एंसेस्टर उदास होकर हंसा और उसने लैन लिंग की ओर विस्फोटक गोली चलाई। मैं यह करूंगा। ठीक इसी समय लैन यू ने अचानक कहा। पहली बार उसकी आंखों में डर था क्योंकि उसने यांग ये को देखा, क्योंकि उसे लगा कि उसके सामने यह बंदा बिल्कुल भी प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट का प्रोफेसर नहीं था और वह इसके बजाय एक विद्रोही प्रोफेसर की तरह लग रहा था। आखिरकार वे लोग भी पूरी तरह से निडर थे और उन्होंने कुछ भी और सब कुछ करने की हिम्मत की। यांग ये ने कॉपस एंसेस्टर को रोका और कहा, आगे बढ़ो।
उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरा एक अनुरोध है, अन्यथा आप क्रिटिकल स्ट्राइक और उस गुप्त तकनीक को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, भले ही मैं मर जाऊं। यांग ये ने कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़ दूं तो यह बिल्कुल असंभव है। लैन यून ने कहा, मेरी छोटी बहन को जाने दो। वह अपनी ताकत के बल पर तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचा सकती। यही मेरी एकमात्र शर्त है, और अगर तुम मना करोगे तो मैं अपना डेंटियन विस्फोट करने को तैयार हूं। लैन लिंग अचानक बोली, बड़ी बहन, अगर हम जाने वाले हैं तो हम एक साथ जाएंगे। लैन यून अचानक चिल्लाया, अपना मुंह बंद करो। लैन लिंग स्पष्ट रूप से लैन यू से काफी डरी हुई थी, और उसने तुरंत एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की और बस लगातार रोती रही। ऐसा मत करो, यांग ये ने कहा, तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे मैं एक दुष्ट व्यक्ति हूं। कृपया, तुम सभी मुझे मारने आए हो, ठीक है? लैन यून ने कहा, यह मेरी एकमात्र शर्त है। अगर आप सहमत हैं तो मैं आपको ये दोनों तकनीकें दे दूंगी। जहां तक मेरी बात है, मुझे पता है कि आपके हाथों में पड़ने के बाद आप मुझे कभी जीने नहीं देंगे। होशियार। यांग ये मुस्कुराया, और फिर उसने लैन लिंग को देखा और कहा, तुम जा सकती हो। फिर से मेरे हाथों में मत पड़ना, जब तक कि तुम्हें बचाने के लिए कोई और बड़ी बहन न हो। इसके अलावा, मुझे कोसने या बदला लेने की बात मत करना, क्योंकि इससे तुम अभी मर जाओगी। समझे? लैन लिंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखों में भावनाओं को यांग ये से छुपा लिया, और फिर वह एक पल के लिए चुप हो गई और फिर पलटकर चली गई। लैन लिंग की आकृति के गायब होने के बाद यांग ये ने कहा, चलो। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि मैं यह निर्धारित करने में सक्षम हो जाऊंगा कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। इसके अलावा, खुद को विस्फोट करने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं एक दिन तुम्हारी बहन को जरूर मार डालूंगा। मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मेरा विश्वास करो, तुम्हें अपनी बात से पीछे हटने का पछतावा होगा। लैन लिंग ने थोड़ी देर के लिए यांग ये को देखा, और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा जो अभी अभी उमड़नी शुरू हुई थी, धीरे धीरे शांत हो गई। अध्याय 597 हर्बी। यांग ये को वह मिलने में ज्यादा समय नहीं लगा जो वह चाहता था। क्रिटिकल स्ट्राइक को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण तुरंत उसके स्वॉर्ड इंटेंट की ताकत को दोगुना कर देता था, दूसरा चरण उसके स्वॉर्ड इंटेंट को 2 गुना ज्यादा ताकत दे सकता था, और तीसरा चरण उसे 5 गुना ज्यादा ताकत दे सकता था। हालांकि, क्रिटिकल स्ट्राइक को साधना बेहद मुश्किल था, क्योंकि इसकी जरूरतें बहुत ज्यादा थीं। सबसे पहले, इसे विकसित करने का प्रयास करने वाले व्यक्ति के पास 8वें स्तर की तलवार की मंशा या उससे ऊपर की क्षमता होनी चाहिए। दूसरे, उस व्यक्ति के पास प्रबुद्ध तलवार हृदय होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति के तलवार की मंशा पर नियंत्रण एक अत्यंत भयानक स्थिति में होना चाहिए, जहां वह तलवार की मंशा को विस्फोट करने से पहले एक बिंदु में संघनित कर सके। यांग ये ने पहली 2 जरूरतें पूरी कर ली थीं, लेकिन वह अभी तीसरी को पूरा नहीं कर पाया था, क्योंकि अब उसे पता चला था कि स्वॉर्ड इंटेंट के इस्तेमाल और हमले के कई तरीके हैं। हालांकि, यांग ये आश्वस्त था, क्योंकि उसके पास 10वें स्तर की स्वॉर्ड इंटेंट थी। इसलिए, क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक के पहले चरण को हासिल करना बस समय की बात थी। हालांकि, यांग ये को क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक से दूसरी गुप्त तकनीक, इंटेंट इग्निशन की तुलना में वास्तव में सुखद आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इंटेंट इग्निशन वास्तव में किसी की ताकत को बेहतर बनाने के लिए तलवार के इरादे का उपयोग करने पर निर्भर करता था। दूसरे शब्दों में, तलवार के इरादे का उपयोग किसी की क्षमता को उत्तेजित करने और फिर ताकत में अस्थायी वृद्धि का अनुभव करने के लिए किया जाता था। किसी की तलवार की मंशा जितनी मजबूत होगी, ताकत में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। लैन यू एक साथ दायरे की 7वीं रैंक पर थी। भले ही वह इंटेंट इग्निशन का उपयोग करने के बाद वास्तव में मोनाक दायरे में आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन वह निश्चित रूप से 9वीं रैंक एक साथ दायरे से ऊपर के दायरे में थी। सख्ती से कहें तो इसे आर्टिफिशियल मोनाक दायरा माना जा सकता है। लेकिन यांग ये के पास 10वें स्तर की तलवार की मंशा थी। इसलिए अगर वह अपनी तलवार की मंशा को प्रज्वलित कर दे तो। इसके बारे में सोचते ही यांग ये उत्साह से भर गया। हालांकि, इसमें एक खामी भी थी, और वह यह थी कि इसका उपयोग करने के बाद उपयोगकर्ता की तलवार की मंशा एक स्तर तक गिर जाती थी। इस खामी ने यांग ये को काफी उदास कर दिया, क्योंकि तलवार की मंशा का एक स्तर खोना निश्चित रूप से किसी भी तलवार साधक के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। यह यांग ये के लिए विशेष रूप से सच था, क्योंकि उसने अपनी तलवार की मंशा को 10वें स्तर तक आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही भाग्यशाली मुठभेड़ों पर भरोसा किया था। इसलिए कोई केवल यह सोच सकता था कि एक बार तलवार की मंशा खो देने के बाद उसे वापस पाने में कितना समय लगेगा। इसलिए, यांग ये निश्चित रूप से इंटेंट इग्निशन का उपयोग जल्दबाजी में नहीं करेगा जब तक कि उसके पास कोई अन्य विकल्प न हो। थोड़ी देर बाद, यांग ये ने गहरी सांस ली और लैन यू को देखा। करो। लैन यू ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लीं और मौत की प्रतीक्षा करने लगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। यांग ये ने अपनी तलवार उसके सिर की ओर घुमाई, क्योंकि उसने सिर्फ इसलिए दया दिखाने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक महिला थी। रुको। ठीक इसी समय, दिंग शाओयाओ और जियो युक्सी अचानक बहुत दूर नहीं दिखाई दिए, और फिर यांग ये ने अपना झूला रोक दिया। यह क्या है?
यांग ये ने डिंग शाओयाओ को देखा और वह हैरान स्वर में बोला। वह उसके पास गई और बोली, वह हॉल ऑफ ग्राउंड्स की सदस्य है, इसलिए उसे ऐसी जानकारी के बारे में पता होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। उसे ऐसे ही मार देना वाकई बेकार है। वह मेरे हाथों में बहुत काम आएगी। आप चाहते हैं कि मैं पवित्र भूमि को धोखा दूं? लैन यू ठंडी हंसी हंसा। डिंग शाओयाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार आपका पवित्र स्थान इतना भयानक है, इसलिए अगर हम आपसे जानकारी प्राप्त भी कर लें तो क्या बदल जाएगा? शायद हम इसकी ताकत के बारे में पता चलने के बाद इसके खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इसके अलावा, भले ही हम पवित्र स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, क्या यह हो सकता है कि आपको लगता है कि हमारी ताकत पवित्र स्थान पर हमला करने के लिए पर्याप्त है? चूंकि यह ऐसा है, इसलिए हमें जानकारी प्रदान करने से पवित्र स्थान को कोई नुकसान नहीं होगा और आप जीवित रह पाएंगे। तो क्यों नहीं? शब्दों का ऐसा तरीका, यांग ये को वाकई उसकी प्रशंसा महसूस हुई, क्योंकि डिंग शाओयाओ वास्तव में इतने ईमानदार तरीके से किसी को देशद्रोही होने के लिए राजी करने में सक्षम था। लैन यून ने कुछ देर तक डिंग शाओयाओ को देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं यह करूंगी। यांग ये काफी हैरान था और फिर उसने लैन यू पर एक नजर डाली और कहा, हर्बी, तुम्हें सावधान रहना होगा। वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हर्बी। डिंग शाओयाओ थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर उसने यांग ये को देखा और कहा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? क्या आपके नाम में शाओयाओ का मतलब चपरासी पौधे से नहीं है? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह एक प्रकार की जड़ी बूटी नहीं है? हम दोस्त हैं, चाहे कुछ भी हो, इसलिए आपको मिस डिंग कहना ऐसा लगता है कि हम करीब नहीं हैं। यांग ये को लगा कि उसे डिंग शाओयाओ के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे क्योंकि वह जियाओ युक्सी और किन शियायू से निपट सकती है, और वह उन सभी तरह की चीजों से निपट सकती है जिन्हें बलपूर्वक हल नहीं किया जा सकता। संक्षेप में, उसके साथ अच्छे संबंध बनाना बिल्कुल भी गलती नहीं थी। डिंग शाओयाओ ने लैन यून को दूर ले जाने से पहले उसकी ओर देखा। लाश पूर्वज काफी समझदार था और उसकी आकृति चमक उठी और मौके पर ही गायब हो गई। उसने यांग ये और शियाओ युक्सी को अकेला छोड़ दिया था। बैंगनी मिंक में ऐसी कोई जागरूकता नहीं थी और उसने शुरू से ही यांग ये के कंधे पर कब्जा कर रखा था। इसके अलावा, वह अक्सर अपने छोटे पंजों से यांग ये के कानों को खरोंचती थी या यांग ये के चेहरे पर अपना छोटा सिर रगड़ती थी। जियाओ युक्सी यांग ये के पास गई और फिर उसने अपनी हथेली घुमाई। यांग ये के सामने 5 तलवारें प्रकट हुईं और उसने कहा, ये दाव कलाकृतियां हैं जिन्हें हमने आपके लिए इकट्ठा करने के लिए अपने कनेक्शन का उपयोग किया है। इनका संयम से उपयोग करें। यांग ये ने दाव कलाकृतियों को देखते हुए मुस्कुराया क्योंकि अगर हॉल ऑफ ग्राउंड्स के सदस्यों के 5 को भी शामिल किया जाए तो उसके पास अब 10 कलाकृतियां थीं। 10 दाव कलाकृतियां हेवन रेन ड्राइंग तकनीक को 10 बार निष्पादित करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि, यांग ये को यह सोचकर बहुत दुख हुआ कि वह हर बार हेवन रेन को निष्पादित करने पर एक दाव कलाकृति को कैसे नष्ट कर देगा। ऐसा लगता है कि लो जून द्वारा उत्पन्न खतरे को हल करने के बाद मुझे पवित्र भूमि की यात्रा करनी होगी। यांग ये ने अपने दिल में धीरे से कहा। वह प्राचीन म्यान की तलवार प्राप्त करने के लिए दृढ़ था, अगर वह कर सकता था, क्योंकि तलवार आत्मा की मदद करना खुद की मदद करने के बराबर था। सावधान रहो, जियाओ युशी ने धीरे से कहा, भले ही मेरे पिता आपके भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन वे हमारे भविष्य की भविष्यवाणी करने में सक्षम हैं। जबकि स्वर्ग का कामकाज अभी पूरी तरह से अराजक स्थिति में है और भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव है। फिर भी वह यह महसूस करने में सक्षम थे कि भविष्य में एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। एक बहुत बड़ी मुसीबत। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने शियाओ युशी को अपनी बाहों में ले लिया। उसने कहा, चाहे वह महान हान साम्राज्य हो, पवित्र भूमि हो, या फिर विद्रोही प्रगाढ़ लोग हों जिन्होंने अभी तक खुद को नहीं दिखाया है, मैं किसी को भी आप सभी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। युशी, मुझे पता है कि तुम और किंगशी दोनों ही हाल ही में मेरे बारे में बहुत चिंतित रहे हैं। मेरा विश्वास करो, ऐसे दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। जियो युक्सी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को गले लगा लिया। उसके बाद, यांग ये ने बंद दरवाजों के पीछे साधना शुरू कर दी और उसने क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक की साधना और शोध पर ध्यान केंद्रित किया। दूसरी ओर, प्राचीन डोमेन सिटी ने सेना के प्रशिक्षण को गति देना शुरू कर दिया था। उसी समय, दक्षिणी क्षेत्र से अनगिनत गूढ़ व्यक्ति ग्रैंड किन साम्राज्य के आह्वान का जवाब देते हुए प्राचीन डोमेन सिटी में लगातार पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा तावीज मास्टर एसोसिएशन भी आ गया था और वे अनगिनत तावीज और सभी प्रकार की संरचनाएं भी लेकर आए थे। तावीज मास्टर एसोसिएशन के आगमन से पूरे शहर का मनोबल बहुत बढ़ गया। यांग यी द्वारा पवित्र भूमि के उन सदस्यों को मार डालने की खबर के साथ प्राचीन डोमेन शहर में सभी बलों का मनोबल एक भयानक ऊंचाई तक बढ़ गया था। इस समय, उनका मनोबल इतना ऊंचा हो गया था कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे संभवतः मोनार्क रियल्म विशेषज्ञ को मारने का भी साहस कर सकते थे। केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर हवा में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। महान हान साम्राज्य के क्षेत्र के ऊपर हवा में लाल रोशनी का एक पर्दा दिखाई दिया।
यह खून का पर्दा था। अध्याय 598 जुओ डेंगफेंग। मिस्टी शैडो सिटी एक्साल्टेड हान साम्राज्य में एक मध्यम आकार का शहर था और इसमें 50 मिलियन से ज्यादा लोग रहते थे। इस समय मिस्टी शैडो सिटी में जीवन के कोई भी लक्षण नहीं थे, क्योंकि हवा में शहर के ऊपर की हवा एक अजीब लाल रंग की रोशनी की स्क्रीन से ढकी हुई थी। इसके अलावा लाल रंग की रोशनी की स्क्रीन के ऊपर का आसमान कई छोटे छोटे खूनी लाल लालटेन से भरा हुआ था। यह एक बेहद अजीब नज़ारा था। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़े सेंटीपीड का कंकाल था और उसके चारों ओर खून की कई नदियां बह रही थीं। खून की ये नदियां लगातार कंकाल की ओर बढ़ रही थीं, और खून की निरंतर चमक के कारण सेंटीपीड के कंकाल में धीरे धीरे एक सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा था। झूगे और लुओ जुन कंकाल से ज्यादा दूर नहीं थे। मर्त्य सम्राट, यह एक उड़ता हुआ सेंटीपीड है और यह प्राचीन काल में ड्रैगन और काले कछुओं को खाता था। यह उन दो कुलों का प्राणघातक शत्रु है। इतने सालों पहले इसके एक कुल के सदस्य ने हॉलोव ग्राउंड्स के किसी व्यक्ति को नाराज कर दिया था, इसलिए हॉलोव ग्राउंड्स हमारे महाद्वीप पर उतर आए और उसके कुल के सभी कुलीन लोगों का वध कर दिया। उसके बाद ड्रैगन कबीले और काले कछुए कबीले ने स्थिति का फायदा उठाया और पूरे उड़ते हुए सेंटीपीड कबीले का सफाया कर दिया। हमारे सामने यह उड़ता हुआ सेंटीपीड हमारे पूरे महाद्वीप में अपनी तरह का आखिरी सेंटीपीड माना जा सकता है। जुगे ने कहा, इसकी तुलना कॉपस एंसेस्टर से कैसे की जा सकती है? लुओ जुन ने धीमी आवाज में पूछा। झूगे ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, वे दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके दोनों भौतिक शरीर अर्धसंत क्षेत्र में हैं। इसलिए जब तक उनमें से कोई एक सम्राट क्षेत्र में नहीं पहुंच जाता, तब तक उनमें से किसी एक के लिए दूसरे को हराना असंभव है। हालांकि उड़ते हुए सेंटीपीड का एक फायदा है, और वह है इसकी गति। यहां तक कि सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसकी पूरी गति से इसे पकड़ नहीं सकते। लुओ जून ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे खबर मिली है कि हॉलोव ग्राउंड्स ने मेरे पूर्वज से मिलने के लिए 9वीं रैंक के एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को भेजा है। मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि यांगये के गुरु ने हॉलोव ग्राउंड्स के एक मोनाक रियल्म विशेषज्ञ को बुरी तरह घायल कर दिया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हॉलोव ग्राउंड्स यांगये के गुरु के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा कर सकता है। झूगे ने कहा, बधाई हो नश्वर सम्राट। यदि पवित्र भूमि वास्तव में उस अर्धसंत का सफाया कर देती है, तो हमारा महान हान साम्राज्य थोड़े समय में संपूर्ण मानव दुनिया को एकीकृत करने में सक्षम होगा। लुओ जून ने कहा, जितनी जल्दी हो सके प्राइमवल टाइटन, हेवन डिवोरिंग रॉक, डाओइस्ट वैनम और इस सोआरिंग सेंटीपीड को जगाओ। मुझे उम्मीद है कि मैं हॉलोव ग्राउंड्स के साथ काम करूंगा और दक्षिणी क्षेत्र की सेनाओं का सफाया करूंगा, जबकि वे उस हाफ सेंट से निपटेंगे। मेरा श्रेष्ठ हान साम्राज्य तभी हॉलोव ग्राउंड्स का सामना करने की ताकत रखेगा, जब हम मानव दुनिया को एकजुट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे श्रेष्ठ हान साम्राज्य को हॉलोव ग्राउंड्स के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन यहाँ खून पर्याप्त नहीं है, झूगे ने कहा। तो तब तक मारना जारी रखो जब तक कि यह पर्याप्त न हो जाए। लुओ जुन ने चेहरे पर उदासीनता के साथ कहा। झूगे खुश हुआ और बोला, समझ गया। लुओ जून ने प्राचीन काल के कुछ दुर्जय राक्षस जानवरों और भूत प्रेतों को पुनर्जीवित करने के लिए 10 से अधिक शहरों के वध का आदेश दिया। पूरे केंद्रीय क्षेत्र में लगभग 100 मिलियन आबादी की बलि दी गई। केंद्रीय क्षेत्र के कुछ कुलों और संप्रदायों ने लुओ जून के कार्यों के प्रति अत्यधिक घृणा महसूस की, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक संप्रदाय ने आगे आकर ऐसे कार्यों पर आपत्ति जताई थी। अब वह संप्रदाय अस्तित्व में नहीं रह गया था। इस समय सभी को यह समझ में आ गया था कि महान हान साम्राज्य के पास केंद्रीय क्षेत्र में पूर्ण शक्ति थी, और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई भी कबीला या संप्रदाय विरोध कर सके। इसलिए उनके पास केवल 2 रास्ते थे। पहला दक्षिणी क्षेत्र का पक्ष लेना था और दूसरा विकल्प था श्रेष्ठ हान साम्राज्य। किसी ने भी दक्षिणी क्षेत्र का पक्ष नहीं लिया क्योंकि कोई भी इसे अनुकूल नहीं मानता था। यांगये केवल श्रेष्ठ हान साम्राज्य के साथ प्राणघातक दुश्मन नहीं था, अब उसका पवित्र भूमि के साथ भी वही रिश्ता था। इसलिए दक्षिणी क्षेत्र का पक्ष लेना पवित्र भूमि के साथ प्राणघातक दुश्मन बनने के बराबर था। वे यांगये नहीं थे। उन्होंने पवित्र भूमि के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। फिर भी लुओ जून की हरकतों ने केंद्रीय क्षेत्र के निवासियों को नाराज कर दिया था। लेकिन लुओ जून को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनके विचार में, अगर वह पूरी मानव दुनिया को एकजुट करने के लिए कुछ लोगों की बलि दे सकता है, तो 100 मिलियन की बात तो दूर, 1 अरब भी बलिदान के लायक होगा। प्राचीन डोमेन शहर के भीतर एक विशाल प्रशिक्षण मैदान पर एक साल्ट रियल्म और एक साल्ट रैंक विशेषज्ञों की एक सेना खड़ी थी। यहाँ केवल 2000 मनुष्य और डाकबीस थे, लेकिन इस सेना की समग्र ताकत बेहद भयानक थी, और यह दक्षिणी क्षेत्र की पूरी सेना में सबसे मजबूत सेना थी। इस समय वे सभी उत्साह से अपने सामने एक व्यक्ति को देख रहे थे, यांगये। कहने की जरूरत नहीं है कि दक्षिणी क्षेत्र में यांगये की प्रतिष्ठा चरम पर पहुंच गई थी, और यह इस हद तक थी कि उसने अपने गुरु, दक्षिणी क्षेत्र के अर्धसंत क्षेत्र विशेषज्ञ को भी पीछे छोड़ दिया था।
क्योंकि उसने कुछ ऐसा हासिल किया था जो इतिहास के इतिहास में केवल तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वजों ने ही हासिल किया था। सिर्फ वह और उसकी तलवार ही केंद्रीय क्षेत्र के सभी गूढ़ लोगों को भयभीत करने में सक्षम थे। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की महिमा एक किंवदंती थी, लेकिन यांग ये नहीं था। उन्होंने वह सब कुछ देखा था जो उसने किया था, और यह कहा जा सकता है कि तलवार संप्रदाय के शिष्यों को भी लगा कि यांग ये ने तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज की उपलब्धियों को पार कर लिया है। कम से कम उसने इस आयु वर्ग में ऐसा किया था। डार्क बीस्ट्स के मन में यांग यी के प्रति भी गहरा सम्मान था। आखिरकार वे उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। बेशक वे उसके कंधे पर बैठे छोटे से साथी के प्रति और भी अधिक सम्मान रखते थे, क्योंकि विरासत मिलने के बाद उसकी वंशावली में एक स्तर का सुधार हुआ था, और यह निम्न स्तर के डार्कबीस्ट और राक्षस जानवरों के लिए बेहद भयानक था। यांग ये ने फिर नजर डाली, और फिर उसने हल्के से सिर हिलाया। भले ही इन एक साल्ट रियल्म के प्रोफॉथर और डार्कबीस्ट का संयोजन अभी लुओ जून के कुलीनों का विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन उनका मानना कि अगर उन्हें बढ़ने का समय दिया जाए तो वे निश्चित रूप से कमतर नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तावीज मास्टर एसोसिएशन और दानव सम्राट की सहायता प्राप्त होने के बाद इस सेना के उपकरण और संसाधन दोनों को अंतहीन कहा जा सकता है। यांग ये ने कहा, हर कोई, मुझे लगता है कि आप सभी को स्पष्ट रूप से पता है कि हमारे दुश्मन कौन हैं। वे हैं महान हान साम्राज्य, केंद्रीय क्षेत्र के सभी कुलीन लोग, और दुर्जय और रहस्यमयी पवित्र भूमि। महान हान साम्राज्य हमें जीतने के लिए दक्षिणी क्षेत्र में आया है, और हमें लुओ जून के अधीन करने और उसके कुत्ते बनने के लिए मजबूर करने के लिए आया है। हम इससे कैसे सहमत हो सकते हैं? पवित्र भूमि यहाँ हमारे लिए आत्मसमर्पण करने और यहाँ तक कि उनके सदस्यों की मृत्यु का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान देने के लिए आई है। हम इससे कैसे सहमत हो सकते हैं? हम नहीं कर सकते। उनकी आवाज आसमान तक गूंज उठी। यांग ये ने कहा, मानव जाति और डार्कबीस्ट के बीच हमेशा से ही काफी दुश्मनी रही है, लेकिन हमें अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखकर पूरे दिल से सेना में शामिल होना चाहिए, क्योंकि तभी हम महान हान साम्राज्य और पवित्र भूमि के खिलाफ जा पाएंगे। अन्यथा एक बार जब महान हान साम्राज्य दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो जो कुछ भी हमारा है वह किसी और का हो जाएगा, और यहाँ तक कि हम अपनी जान भी गंवा देंगे। समझे? जब घोंसला पलट जाता है तो कोई भी अंडा कैसे बरकरार रह सकता है? अगर लुओ जून की सेना हमारे दक्षिणी क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो हमारा सारा क्षेत्र निश्चित रूप से केंद्रीय क्षेत्र के कुलों और संप्रदायों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। चिंता मत करो, तलवार सम्राट, हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम उस सिद्धांत को समझते हैं। बिल्कुल, यहाँ हमारी उपस्थिति हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। तलवार सम्राट, आप हमारे पूरे दक्षिणी क्षेत्र की आशा हैं। हम आपका अनुसरण करने और अंत तक महान हान साम्राज्य से लड़ने के लिए तैयार हैं। भले ही हम अंत में हार जाएं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से अंत में हमसे बदला लेने में सक्षम होंगे। मेरी गांड, हम कैसे हार सकते हैं? भले ही लुओ जून नश्वर सम्राट हो, क्या हम उससे हारेंगे? सपने देखो। तलवार सम्राट, क्या मैं एक अनुरोध कर सकता हूँ? अगर आप लुओ जून की सेना के खिलाफ एक और आश्चर्यजनक हमला करने जा रहे हैं तो क्या आप मुझे साथ ले जा सकते हैं? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी आप पर बोझ नहीं बनूंगा। मुझे भी साथ ले चलो। मैं बहुत समय से उस चूत को मारना चाहता था, लुओ जून। मुझे भी साथ ले चलो। मुझे पीछे मत छोड़ना। ओह! एक साल रैंक डार्कबीस्ट्स ने चीखना और दहाड़ना शुरू कर दिया था। यांग ये को लगा कि जैसे ही उसने उन्हें देखा, उसका खून खौल उठा। वह लुओ जून और पवित्र भूमि से लड़ रहा था क्योंकि वह उन लोगों की रक्षा करना चाहता था जिनकी वह परवाह करता था, और ये लोग उसके साथ मिलकर उत्कृष्ट हान साम्राज्य और पवित्र भूमि से लड़ रहे थे क्योंकि उनके पास भी ऐसी चीजें थीं जिन्हें वे बचाना चाहते थे। वे वास्तव में सभी एक जैसे थे। कुछ लोग अमर जीवन के लिए साधना करते थे और कुछ लोग शिखर तक पहुंचने के लिए। लेकिन वे सभी जीवित प्राणी थे, उनमें भावनाएं थीं, और उनके पास ऐसी चीजें थीं जिनकी वे परवाह करते थे और जिन्हें वे सुरक्षित रखना चाहते थे। गहनवादी, ठंडे और हृदयहीन थे, और यहाँ तक साधना का मार्ग भी हृदयहीन मार्ग नहीं था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में दूसरों के दिलों को छूने में इतने कुशल होंगे। एनबिरू और काले कपड़े वाली महिला अचानक यांग ये के पीछे दिखाई दी। यांग ये ने पलटकर उनकी ओर देखा और फिर कहा, मुझे लगा था कि तुम प्राचीन डोमेन शहर छोड़कर लुओ जून का साथ देने चले गए होगे। उस दिन अनबिरू से मिलने से इनकार करने के बाद उसने दक्षिणी अन कबीले के बारे में कोई और खबर नहीं सुनी थी, और उसने सोचा था कि वे लुओ जून का साथ देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की ओर चले गए हैं। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अनबिरू ने कहा। यांग ये ने कुछ देर गहराई से सोचा और फिर कहा, ठीक है। वे दोनों एक गली से होकर साथ साथ चल रहे थे। यांग ये उस छोटे बच्चे को पकड़े हुए था जो गहरी नींद में सो रहा था, और उसने हल्के से उसके छोटे से सिर को सहलाया। उस छोटे से साथी का आपके दिल में बहुत ऊंचा स्थान है न? अनबीरू ने बैंगनी मिंट को देखा और वह धीरे से बोली। यांग ये ने कहा, यह एक अनोखी और अपूरणीय स्थिति है।
एनबिरू ने बैंगनी मिंक पर नजर डाली और फिर उसने अपनी नजर हटा ली और कहा, मुझे खबर मिली है कि लुओ जून कुछ बड़ी योजना बना रहा है। मुझे लगता है कि पिछली कुछ हार के बाद वह तुम्हें बिल्कुल भी कम नहीं आंकेगा। अगर वह फिर से कुछ करता है तो उसे अपनी सफलता की क्षमता पर 90% से ज्यादा भरोसा होगा। तुम्हें याद रखना चाहिए कि उसे सिर्फ तुम्हें या तुम्हारे मालिक को मारना है और फिर दक्षिणी क्षेत्र उसके कदमों को रोक नहीं पाएगा। यांग ये चुप हो गई क्योंकि उसने जो कहा वह सच था। जब तक वह या एल्डम्यू मारे जाते हैं तब तक दक्षिणी क्षेत्र में कोई भी लुओ जून के कदमों को रोक नहीं पाएगा। लुओ जून मूर्ख नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसके बारे में भी जानता था। दूसरे शब्दों में, अगर लुओ जून ने फिर से काम किया तो लुओ जून का लक्ष्य या तो वह होगा या एल्डम्यू। चाहे वह कोई भी हो, लुओ जून ने निश्चित रूप से पर्याप्त तैयारी की होगी। अगर वह लक्ष्य था तो लुओ जून एल्डम्यू को व्यस्त रखने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजने की संभावना थी, लेकिन अगर एल्डम्यू लक्ष्य थे। यांग ये ने पीछे मुड़कर अनबेरू की ओर देखा और कहा, क्या आपके पास कोई विचार है? सभी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों और अपने गुरु से प्राचीन डोमेन शहर में इकट्ठा होने के लिए कहो। एनबिरू ने आगे कहा, बेशक, यह केवल एक अस्थायी उपाय है। आप हर चीज की कुंजी हैं और आपको सम्राट क्षेत्र प्राप्त करना होगा। अन्यथा आपका स्वामी वास्तव में उन्हें रोकने में असमर्थ हो सकता है यदि उत्कृष्टान साम्राज्य और पवित्र भूमि दोनों आपको मारने के लिए दृढ़ हैं। क्या आपको लगता है कि सम्राट का राज्य पाना बहुत आसान है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। एनबिरू अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक प्राचीन डोमेन शहर के ऊपर हवा में एक आवाज गूंजी। मैं पवित्र भूमि के पवित्र रक्षक दल में तलवार दल का टीम लीडर ज़ुओ डेंगफेंग हूँ। मैं विशेष रूप से तलवार सम्राट यांग ये से मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ आया हूँ। कृपया शहर छोड़ दें और युद्ध में मेरा सामना करें। अध्याय 599 संघर्ष। प्राचीन डोमेन सिटी के बाहर एक हरे कपड़े वाला आदमी तलवार पर खड़ा था। वह लगभग 20 साल का था, उसकी आंखें चमकीली थीं, तीखे और तिरछे भौहें थीं, लंबे बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे और उसकी पीठ पर एक काली तलवार की छाती थी। उसने अपने बाएं हाथ में एक अजीब चट्टान पकड़ी हुई थी जबकि उसने अपना दाहिना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा हुआ था और उसकी मुट्ठी में एक लकड़ी की तलवार थी। उस आदमी के चेहरे पर कोई तिरस्कार या अहंकार नहीं दिखा जो पहले हॉलोव ग्राउंड के अन्य सदस्यों ने दिखाया था, और वहां केवल एक लापरवाह और शांत भाव था। जब वह हवा में खड़ा था तो उसकी तलवार की मंशा उसके भीतर संयमित थी और उसके पूरे शरीर में ऐसी आभा का एक भी अंश नहीं दिखा जो दूसरों को असहज कर दे। इस समय प्राचीन डोमेन शहर के सभी प्रगाढ़ विद्वानों को पवित्र भूमि के सदस्यों के बारे में पूरी तरह से नई समझ प्राप्त हुई थी। जब उसने सुना कि हॉलोव ग्राउंड्स ने यांग यी के खिलाफ और सेनाएं भेजी हैं, तो लुओ जून ने उनके बीच की लड़ाई देखने का इरादा किया था। आखिरकार उसे हॉलोव ग्राउंड से भी बहुत घृणा थी और उसे लगा कि यह निश्चित रूप से एक और घमंडी और अभिमानी व्यक्ति है। हालांकि जब लुओ जून ने इस आदमी ज़ुओ डेंगफेंग को देखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि ज़ुओ डेंगफेंग का व्यवहार और स्वभाव कुछ ऐसा था जो उसने केवल एक अन्य व्यक्ति एन नानजिंग पर देखा था। जहां तक यांग ये की बात है, यांग ये का कोई व्यवहार और स्वभाव नहीं था। यांग ये में सिर्फ खून की प्यास और थोड़ी बेशर्मी थी। ऐसा लगता है कि हॉलोव ग्राउंड्स के सदस्य उतने भयानक नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। लुओ जुन ने अपनी आंखों से उत्साह प्रकट किया और उसे युद्ध के प्रति थोड़ी प्रत्याशा महसूस हुई। यांग ये ने शहर से बाहर उड़ते ही ज़ुओ डेंगफेंग को तुरंत देखा। कहने की जरूरत नहीं है कि हॉलोव ग्राउंड्स के अन्य सदस्यों की तुलना में यह व्यक्ति देखने में बहुत ज्यादा अच्छा था। कम से कम वह घमंडी नहीं था या ऐसा व्यवहार नहीं करता था जैसे कि वह सर्वशक्तिमान हो, क्योंकि वह हॉलोव ग्राउंड से था। यांग ये को देखने के बाद ज़ुओ डेंगफेंग ने एक पल के लिए यांग ये को देखा और फिर कहा, तुम्हारी तलवार की मंशा बहुत भयंकर है और यह वास्तव में मेरी तलवार की छाती के भीतर की तलवारों में भावनाएं जगाने में सक्षम है। मुझे लगता है कि तुम प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट के तलवार सम्राट हो। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरी तलवार टीम तुम्हारे हाथों नष्ट हो गई। वे वास्तव में तुम्हारे खिलाफ जाने में सक्षम नहीं हैं। यांग ये ने कहा, युवा पीढ़ी में आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे डराने में सक्षम हैं। कहने की जरूरत नहीं है, मैंने अब तक पवित्र भूमि को वास्तव में कम करके आंका है। ज़ुओ डेंगफेंग ने अपनी आंखों में थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, आपके पास मौजूद 10वें स्तर की तलवार की मंशा के बावजूद प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट की युवा पीढ़ी में वास्तव में कोई ऐसा है जो आपको धमकी दे सकता है। बेशक मैं प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट को नीचा नहीं देख रहा हूं, लेकिन यहाँ की आत्मिक ऊर्जा वास्तव में दुर्लभ है जबकि इसने अपनी अधिकांश विरासत खो दी है। जहां तक मेरा सवाल है, इस महाद्वीप में आपके जैसे किसी व्यक्ति का जन्म होना बेहद दुर्लभ है। यांग ये ने कहा, अगर आज तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई तो शायद तुम उससे मिल सकोगे। ज़ुओ डेंगफेंग थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर वह मुस्कुराया। मैं आज प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट आया क्योंकि मुझे हॉलोव ग्राउंड्स द्वारा आपकी जान लेने का आदेश दिया गया था। सच कहूं तो मैं वास्तव में आपको मारना नहीं चाहता, क्योंकि जहां तक मेरा सवाल है, एक दुर्जय तलवार साधक को प्रतिद्वंद्वी के रूप में रखना मेरे तलवार दाव को शांत करने में मदद कर सकता है।
दुर्भाग्य से आपने मेरे हॉलोव ग्राउंड्स के कई सदस्यों को मार डाला है, और आपके गुरु ने मेरे हॉलोव ग्राउंड्स के एक विशेषज्ञ को भी बुरी तरह से घायल कर दिया है। इसलिए सुलह का सवाल ही नहीं उठता। हॉलोव ग्राउंड्स का सम्मान किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर शुरू करें। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और तलवार शासक वहां प्रकट हुआ। जुओ डेंगफेंग ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये की ओर लकड़ी की तलवार तानते हुए कहा, मैंने 5 साल की उम्र में तलवार की साधना शुरू की थी और अब तक 17 साल बीत चुके हैं। इस अवधि के दौरान मैंने तलवार के साधक के खिलाफ एक भी लड़ाई नहीं हारी है। तलवार दाव में अजेय होना एक अकेला जीवन है, और मुझे लगता है कि आप निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस करते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सभी लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि तलवार की एक लट अचानक यांग ये के सामने आ गई। यांग ये से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर पहुंचने पर यह थोड़ा कांपने लगी और फिर यह 10-100 में विभाजित हो गई और फिर अंत में तलवार की 1000 लटों पर रुक गई। बस एक पल में यांग ये पूरी तरह से तलवार की लटों से घिर गई। कितना भयानक! इस हमले से आसपास के असंख्य लोग स्पष्ट रूप से द्रवित हो गए थे। यांग ये ने भी अपनी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट किया, क्योंकि जुओ डेंगफेंग की तलवार क्यूई का उपयोग अत्यंत भयानक स्थिति में पहुंच गया था। यांग ये ने तेजी से तलवार शासक को क्षैतिज रूप से घुमाया और फिर अर्धचंद्राकार तलवार क्यूई की एक लड़ी हिंसक रूप से आगे बढ़ी और जुओ डेंगफेंग की तलवार क्यूई से टकरा गई। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जब तलवार क्यूई आसपास की जगह को चीरते हुए चारों ओर फैल गई, जिससे अनगिनत काली दरारें दिखाई देने लगीं। तलवारें! ठीक इसी समय जुओ डेंगफेंग की आवाज गूंजी। अचानक यांग यी के ऊपर हवा में एक अजीब ऊर्जा तलवार दिखाई दी और फिर एक दूसरी और तीसरी दिखाई दी। कुछ ही समय में 10,000 से अधिक ऊर्जा तलवारें अचानक प्रकट हो गईं। ये सभी ऊर्जा तलवारें भौतिक प्रतीत होती थीं क्योंकि उन्हें 10वें स्तर की तलवार की मंशा द्वारा बढ़ाया गया था और उन्होंने एक घने द्रव्यमान का निर्माण किया जिसने आकाश को भर दिया। यह एक बेहद भयावह दृश्य था। यांग ये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। जुओ डेंगफेंग की तलवार तकनीक कम से कम स्वर्ग रैंक पर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन ऊर्जा तलवारों में से हर एक में भयानक ऊर्जा थी और यह शायद एक साथ दायरे के विशेषज्ञ को आसानी से घायल करने में सक्षम थी। लुओ जुन जो दूर से देख रहा था उसने भी एक गंभीर भाव प्रकट किया, क्योंकि जुओ डेंगफेंग ने अभी जो ताकत दिखाई थी वह कुछ ऐसी थी जिसका शायद केवल वह, यांग ये और एन नानजिंग ही विरोध कर सकते थे। हालांकि उसने सुना था कि जुओ डेंगफेंग को पवित्र भूमि के पवित्र रक्षकों में बमुश्किल 10वें स्थान पर स्थान दिया गया था। मार डालो! जुओ डेंगफेंग की आवाज फिर से गूंजी और फिर 10,000 ऊर्जा तलवारें अचानक प्रकाश की किरणों में बदल गईं जो यांग ये की ओर बरसने लगी और उन्होंने एक पल में यांग ये को पूरी तरह से घेर लिया। टकराना! इस बीच बैंगनी तलवार क्यूई की एक किरण अचानक ऊर्जा तलवारों के घेरे के भीतर से चमक उठी। ऊर्जा तलवारों के बीच से बाहर निकलने के बाद यह तुरंत जुओ डेंगफेंग के सामने आ गई। हालांकि जुओ डेंगफेंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। तलवार रक्षक! जैसे ही उसने कहा, तलवारों से बना एक भंवर जुओ डेंगफेंग के सामने प्रकट हुआ और यांग ये की बैंगनी तलवार क्यूई भंवर के संपर्क में आते ही तुरंत अंदर चली गई। उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे यांग ये की बैंगनी तलवार क्यूई कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हालांकि जुओ डेंगफेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। प्राचीन डोमेन शहर में हर कोई हैरान था। यांग ये ने भी यह दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं, क्योंकि जुओ डेंगफेंग की तलवार की तकनीकें इतनी ज्यादा और इतनी भयानक थीं कि यह वास्तव में उसकी कल्पना से परे थीं। जुओ डेंगफेंग ने जब यांग ये को पूरी तरह से सुरक्षित निकलते देखा तो उसने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इस दुनिया के तलवार सम्राट से जैसी उम्मीद थी। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। इसके अलावा तुम्हारी बैंगनी तलवार क्यूई काफी अजीब है। अगर तुम मुझ पर कुछ और वार करो तो मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं रोक पाऊंगा। यांग ये ने कुछ नहीं कहा। उसने स्टेलर शटल को सक्रिय किया और तुरंत जुओ डेंगफेंग के सामने पहुंच गया। उसी समय तलवार शासक ने जुओ डेंगफेंग के ऊपर से हमला करते हुए अपने सामने के स्थान को विकृत कर दिया। जब उसने यांग ये की तलवार की भयानक ताकत देखी तो उसकी आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमक उठी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये की विशुद्ध शारीरिक शक्ति वास्तव में उसकी तलवार को इतनी ताकत से भर देगी। जुओ डेंगफेंग ने थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और उसने यांग ये के तलवार शासक के खिलाफ अपनी लकड़ी की तलवार को हल्के से मारा। टकराना! टक्कर के स्थान से तलवार की क्यूई की अनगिनत लंटें फूटी, जबकि अंतरिक्ष एक मुड़े हुए कागज के टुकड़े की तरह लहरा उठा। टकराते ही वे अलग हो गए। क्या ताकत है! जुओ डेंगफेंग ने अपने हाथ को देखा जो थोड़ा कांप रहा था और वह काफी हैरान था। हालांकि उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया और उसने कहा, बहुत अच्छा। तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम मुझे अपनी तलवार की छाती का उपयोग करने के लिए योग्य बनाते हो। हाहा! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जुओ डेंगफेंग की पीठ पर तलवार की पेटी के भीतर से अचानक प्रकाश की एक विशाल किरण निकली और वह आकाश को भेदती हुई निकली।
यांग यी के हाथ में एक प्राचीन म्यान दिखाई दिया और फिर उसने धीरे से उसके भीतर एक तलवार डाल दी। अध्याय 611वें स्तर की तलवार की मंशा। जुओ डेंगफेंग की पीठ पर तलवार की छाती के भीतर से प्रकाश की चमकदार किरणें लगातार निकल रही थीं। जो तुलनात्मक रूप से मजबूत थे, वे समझ पाए कि प्रकाश की किरणों के बीच कम से कम कुछ हजार तलवारें थीं। इसके अलावा उनकी संख्या अंतहीन रूप से बढ़ रही थी। लगभग 5 सांसों के समय बीतने के बाद प्रकाश की वे किरणें लगभग 100,000 तलवारों में परिवर्तित हो गईं और उनमें से सबसे कमजोर स्वर्ग रैंक पर थी। 100,000 तलवारों से बनी प्रकाश की विशाल किरण आसमान को चीरती हुई निकल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान को चीरने वाली है। इससे निकलने वाली भयंकर और भयानक तलवार की मंशा ने प्राचीन डोमेन शहर के कई गूढ़ लोगों की तलवारों को हिलाकर रख दिया और तुलनात्मक रूप से कम गुणवत्ता वाली कुछ तलवारें मौके पर ही फट गईं। आसपास के असंख्य लोग आश्चर्यचकित थे। डिंग शाओयाओ, शियाओ युक्सी और अन्य लोगों ने अत्यंत गंभीर मुद्रा प्रकट की। इस समय लुओ जून और अन्य लोगों ने भी अत्यंत गंभीर भाव प्रकट किए क्योंकि जुओ डेंगफेंग की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। दूसरी ओर लैन यू, जो दूसरों के साथ शहर की दीवारों के ऊपर खड़ी थी, उत्साह से भरी हुई लग रही थी। जुओ डेंगफेंग तलवार टीम का टीम लीडर था और जबकि उसकी समग्र शक्ति अन्य समूहों के सदस्यों और टीम नेताओं के बराबर नहीं हो सकती थी, तलवार दाव में उसकी उपलब्धियां हॉलोव ग्राउंड्स की युवा पीढ़ी में सर्वश्रेष्ठ थीं। यह कुछ ऐसा था जिसे हॉलोव ग्राउंड्स की रैंकिंग में सबसे ऊपर खड़े उन राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों के पास भी स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह कहा जा सकता है कि तलवार दाव में जुओ डेंगफेंग की प्राकृतिक प्रतिभा उस अनफेटेड वन से भी अधिक थी, जिससे इतने सालों पहले पवित्र भूमि भी डरती थी। बेशक यह केवल प्राकृतिक प्रतिभा के संदर्भ में था। आखिरकार प्राकृतिक प्रतिभा ही एकमात्र कारक नहीं थी जो किसी व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करती थी। तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने पूरे महाद्वीप को चौंकाने के लिए केवल अपनी प्राकृतिक प्रतिभा पर भरोसा नहीं किया था। संक्षेप में, उसने यह मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि तलवार दाव में यांग ये की उपलब्धियां, प्राकृतिक प्रतिभा और ताकत जुओ डेंगफेंग से अधिक थी। जुओ डेंगफेंग ने उस अजीब चट्टान को अपने हाथ में पकड़ लिया और यांग ये को देखा। यांग ये, इस तलवार तकनीक को स्काई ब्यूरियल कहा जाता है और यह एक निम्न श्रेणी की दाव रैंक तकनीक है। मैंने एक बार इस तकनीक का इस्तेमाल एक विशेषज्ञ को बुरी तरह घायल करने के लिए किया था, जो अभी अभिमोनाक दायरे में आगे बढ़ा था। आओ, मुझे तुम्हारी ताकत देखने दो। अपना सबसे मजबूत हमला करो, अन्यथा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। झनकार। जैसे ही यांग ये ने प्राचीन म्यान के अंदर से तलवार निकाली, तलवार की चीख गूंज उठी और फिर हिंसक तलवार की एक लड़ी आकाश को चीरती हुई सीधे जुओ डेंगफेंग की ओर चली। तलवार क्यूई एक उल्का की तरह थी जो आकाश में चमक रही थी और कुछ तुलनात्मक रूप से कमजोर प्रगाढ़ व्यक्ति इसे देख भी नहीं पाए। दूसरी ओर मजबूत प्रगाढ़ व्यक्ति केवल इसके प्रक्षेप पथ को थोड़ा बहुत पहचान पाए। यदि यह आकाश में फैली हुई स्थानिक दरार के लिए नहीं होती, तो शायद बहुत से लोग यह भी नहीं जानते कि यांग ये ने हमला किया है। जुओ डेंगफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने इस हमले की ताकत को महसूस किया और उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। एक ही आदेश के साथ आकाश से प्रकाश की विशाल किरण उतरी और यह यांग ये की बैंगनी रंग की तलवार क्यूई से जोर से टकराए। टकराना, एक विस्फोट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। सभी दर्शकों के कानों में गूंज उठा और यह विस्फोट उन्हें इस हद तक हिला गया कि उनके कान के पर्दे तक दर्द करने लगे। क्षितिज से तलवार क्यूई की असंख्य किस्में बरस रही थीं। तलवार क्यूई की हर एक बारीक धार जहां से गुजरती थी, वहां अंतरिक्ष में एक छोटा सा अंतर छोड़ती थी, इसलिए पूरा आकाश बारीक और गहरे काले दरारों से भर गया था। यह एक विशाल मकड़ी के जाले जैसा था और यह देखने में एक आश्चर्यजनक दृश्य था। यांग ये और जुओ डेंगफेंग को 300 मीटर से ज्यादा पीछे झटके से उड़ा दिया गया। लेकिन कुछ ही पल बीते थे कि वे फिर से एक दूसरे की ओर तेजी से गोली चलाने लगे। उसी समय उनकी तलवारों से प्रकाश की अनगिनत किरणें निकली जो एक दूसरे की ओर तेजी से चलीं। इस समय आकाश तलवारों की चमक से भर गया। आसमान में लड़ाई को देखते हुए अनगिनत दर्शकों के दिलों में अत्यधिक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। क्योंकि यांग ये और जुओ डेंगफेंग के बीच की लड़ाई एक साल्ट रियल्म विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि यह मोनाक रियल्म विशेषज्ञों के बीच की लड़ाई की तरह लग रही थी। लुओ जून ने यांग ये को आसमान में लड़ते हुए देखते हुए अपने हाथ में नश्वर सम्राट की तलवार को कसकर पकड़ रखा था। पहली बार उसने महसूस किया कि उसने गलती की है। उसे लगा कि उसे वास्तव में शुरुआत में यांग ये को कम नहीं आंकना चाहिए था और उसे फूल महल की खातिर यांग ये से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। यह वास्तव में वह गलती थी जिसने उसे एक भयानक कीमत चुकानी पड़ी और उसे ऐसी कीमत चुकानी पड़ी। टकराना, यांग ये के हाथ में तलवार शासक जुओ डेंगफेंग की लकड़ी की तलवार से टकराया और फिर वे तुरंत अलग हो गए। जुओ डेंगफेंग के हाथ कांप रहे थे और सुन्न महसूस कर रहे थे जबकि यांग ये पूरी तरह से ठीक लग रहा था। बहुत बढ़िया, चलो जारी रखें। यांग ये ने जोर से ठहाका लगाया और उसका फिगर विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ा।
यांग ये हमेशा से ही किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसके साथ मुकाबला किया जा सके, क्योंकि तभी वह अपनी कमियों और खुद के उन पहलुओं को देख पाएगा जिनमें सुधार की जरूरत है। इसके अलावा वह विभिन्न तलवार साधकों के लड़ने के तरीके से अनुभव प्राप्त करने के लिए लड़ाइयों का उपयोग कर सकता था। दुर्भाग्य से एन नानजिंग के अलावा दक्षिणी महाद्वीप की युवा पीढ़ी में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे अपने दिल की बात कहने की अनुमति दे सके। सबसे बुरी बात यह थी कि नानजिंग तलवार चलाने वाला नहीं था। फिर भी अब जुओ डेंगफेंग एक उपयुक्त उम्मीदवार बन गया है। जुओ डेंगफेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने यांग ये को विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ते देखा। यांग ये की तलवारबाजी की तकनीकें उससे कमतर थीं, लेकिन यांग ये की शारीरिक शक्ति और बचाव उससे कहीं ज्यादा था। इसके अलावा यांग ये की गति भी उससे कमतर नहीं थी। इसलिए वह यांग ये के साथ नजदीकी लड़ाई में जरा भी फायदा नहीं उठा पाया, लेकिन वह उनके बीच की दूरी भी नहीं बढ़ा पाया। इसलिए जुओ डेंगफेंग के पास यांग यी से बार बार नजदीकी लड़ाई करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यांग ये ने जुओ डेंगफेंग पर तलवार शासक को बार बार कुचल दिया। उसने किसी भी तलवार तकनीक या युद्ध तकनीक का उपयोग नहीं किया, और उसने केवल तलवार शासक को अपनी पूरी ताकत से, बलपूर्वक और बेरहमी से कुचलने पर ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि इन सभी तकनीकों और कौशलों के बजाय उन्होंने शुद्ध शक्ति को प्राथमिकता दी। शुरुआत में जुओ डेंगफेंग यांग ये की ताकत का बमुश्किल विरोध कर पाया था, लेकिन जल्द ही वह धीरे धीरे एक वंचित स्थिति में ध्वस्त हो गया। प्राचीन डोमेन सिटी में अनगिनत प्रगाढ़ लोग यह देखकर खुशी से झूम उठे, लेकिन डिंग शाओयाओ, जियाओ युक्सी और अन्य लोगों के चेहरे पर अभी भी उदासी थी, जबकि उनकी आंखों में चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। क्योंकि जब जुओ डेंगफेंग एक वंचित स्थिति में आ गया था, तब भी वह शांत और संयमित था। उसकी लय में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। दूसरे शब्दों में, वह अभी भी अपनी ताकत छिपा रहा था। तलवार का दम। अचानक जुओ डेंगफेंग चिल्लाया और थोड़ा आगे बढ़ा, और फिर वह रहस्यमय तरीके से वहीं गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह बाईं ओर 300 मीटर दूर था। यांग ये उसका पीछा करने ही वाला था कि वह 600 मीटर की दूरी पर दाईं ओर दिखाई दिया। ठीक उसी तरह जुओ डेंगफेंग की आकृति लगातार आसपास के वातावरण में चमकती रही, और यह बेहद अजीब और रहस्यमय था। यह कम से कम एक दाव रैंक तकनीक है। यांग ये ने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, पवित्र भूमि के सदस्य वास्तव में हमसे अलग हैं। दाव रैंक तकनीक उनके लिए पानी की तरह है, उनके पास उतना ही है जितना वे चाहते हैं। तलवार संघ। ठीक इस समय जुओ डेंगफेंग की आवाज बहुत ही अजीब तरीके से गूंज उठी, क्योंकि इसे सभी दिशाओं से सुना जा सकता था। जैसे ही उसने कहा, वे तलवारें जो पहले आसमान से उतरी थीं, अचानक प्रकाश की किरणों में बदल गईं और उसकी ओर उड़ने लगीं। बस एक पल में वे एक पूरी तरह से गोल गेंद बन गईं जो एक कोकून की तरह लग रही थी, और इसने उसे और यांग ये दोनों को पूरी तरह से घेर लिया। हालांकि यांग ये का हमला करने का कोई इरादा नहीं था, और वह उत्सुकता से तलवारों की इस गेंद को आंक रहा था। बाहरी दुनिया में हर कोई इस दृश्य से स्तब्ध था, और जियाओ युक्सी, डिंग शाओयाओ और अन्य लड़कियों के दिल भी कांप उठे, जबकि उनके चेहरों पर गंभीर भाव दिखाई दिए। क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि परिणाम तय होने वाला था, और इसका मतलब था कि जीवन और मृत्यु का फैसला भी होने वाला था। यहाँ सबसे बेफिक्र अस्तित्व उस छोटे से लड़के का था। केवल उसे यांग ये पर लगभग अंधविश्वास था। उसके दिल में यांग ये साधना के उसी क्षेत्र में अजेय था। शायद यांग ये हार जाए, लेकिन वह बिल्कुल नहीं मरेगा, क्योंकि साधना के उसी क्षेत्र में कोई भी गहन व्यक्ति उसे मारने में सक्षम नहीं था, यहाँ तक कि एन नानजिंग भी नहीं। हालांकि उस छोटे लड़के को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यांग यी की हार का दक्षिणी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लुओ जून ने तलवारों की गेंद को स्थिर रूप से देखा। अगर यांग ये मर गया, नहीं, अगर यांग ये हार भी गया, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि यांग ये की अपराजित स्थिति निश्चित रूप से ढह जाएगी, और इससे दक्षिणी क्षेत्रों का मनोबल गिर जाएगा। इसके विपरीत उसके पक्ष का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, क्योंकि यांग ये अजेय नहीं था। वह सिर्फ एक इंसान था, और उसे भी हराया जा सकता था। बेशक यह और भी बेहतर होता अगर यांग ये मर जाता। तलवारों के गोले के भीतर जुओ डेंगफेंग ने यांग ये को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुमने तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। दरअसल मैं हमेशा से इसकी ताकत के बारे में जानने को उत्सुक रहा हूं। क्या तुम मुझे इसका अनुभव करने दोगी? यांग ये ने आसपास की तलवारों पर नजर डाली और कहा, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। जुओ डेंगफेंग ने सिर हिलाया और कहा, क्या तुम जानते हो कि जब मुझे पता था कि तुम तलवार के क्षेत्र को समझ चुके हो, तब भी मैंने तुमसे अकेले लड़ने की हिम्मत क्यों की? जब उसने इतना कहा तो उसकी नज़र उस अजीब चट्टान पर पड़ी जिसे उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था, और उसने कहा, यह इसी की वजह से है। यह एक तलवार का बीज है, और इसमें मेरे पवित्र भूमि के सभी पिछले तलवार साधकों की तलवार की मंशा शामिल है। यह अपने धारक को बुराई के लिए अजेयता प्रदान करता है। यह उन सभी के लिए एक प्रतिकार है जो बुराई के मार्ग पर साधना करते हैं। बेशक इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता यह है कि यह किसी के तलवार के इरादे को 2 घंटे तक बेहतर बना सकती है।
जैसे ही उसने यह कहा, तलवार के बीज के भीतर से विभिन्न तलवार इरादों की अनगिनत किस्में अचानक बाहर निकल आईं और वे उसके अंदर समा गईं। टकराना, एक भयावह आभा जो किसी सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से कम नहीं थी, उसके भीतर से फूट पड़ी। उसी समय आसपास की तलवारें मानो जीवित हो उठीं, और फिर तलवारों की आवाजें लगातार गूंजने लगीं। यह उत्साह और खुशी का जयकारा था। 11वें स्तर की तलवार की मंशा। यांग ये ने प्राचीन म्यान पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में 10वें स्तर से ऊपर 11वें स्तर की तलवार की मंशा थी। मैं वास्तव में काफी अज्ञानी था। प्राचीन काल के दौरान तलवार इरादे को पृथ्वी क्षेत्र तलवार इरादे और स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादे के 10 स्तर में विभाजित किया गया था। स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादे पृथ्वी क्षेत्र तलवार इरादे के 10 स्तरों के बाद आता है, और इसके केवल 3 स्तर हैं। एक स्तर के स्वर्ग क्षेत्र तलवार इरादे को प्राप्त करना दर्शाता है कि किसी की तलवार का इरादा दुनिया की ताकत पर भरोसा कर सकता है, और यह कुछ ऐसा है जो केवल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ही पूरा कर सकते हैं। इस समय मैं एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर हूँ। जुओ डेंगफेंग ने धीरे से अपनी लकड़ी की तलवार यांग ये पर तान दी और कहा, आओ मुझे तथाकथित तलवार डोमेन की ताकत का अनुभव करने दो। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मुझे एक आखिरी सवाल पूछने की अनुमति दें। क्या आपके मरने के बाद भी पवित्र भूमि मेरे लिए और अधिक सेना भेजेगी? हा हा हा। जुओ डेंगफेंग ने ठहाका लगाया और वह काफी देर तक हंसता रहा। फिर उसने कहा, अगर मैं मर गया तो हॉलोव ग्राउंड्स तुम्हें सच में गंभीरता से लेगा, और कोई भी तुम्हारे साथ निपटने के हॉलोव ग्राउंड्स के फैसलों का विरोध नहीं करेगा। संक्षेप में, अगर मैं तुम्हारे हाथों मर गया तो हॉलोव ग्राउंड्स निश्चित रूप से तुम्हारे जैसे अव्यक्त खतरे को अस्तित्व में नहीं आने देगा। दूसरी ओर, अगर तुम मर गए तो हॉलोव ग्राउंड्स का आदेश है कि तुमसे जुड़े सभी लोगों को मार डाला जाए। ठीक है, फिर तुम नरक में जा सकते हो। यांग ये ने एक कदम आगे बढ़ाया। अध्याय 601 खजाने। इस कदम के साथ ही अचानक आसपास एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई, और फिर जुओ डेंगफेंग की तीखी और भयंकर तलवार की मंशा तुरंत दब गई और नियंत्रित हो गई। उसी समय उनके चारों ओर की तलवारें हिलना बंद हो गईं और उनसे निकलने वाली चमक बिखर गई। वे पूरी तरह से मंद हो गईं। बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी। जुओ डेंगफेंग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके हाथ में तलवार का बीज जमीन पर गिर गया, और उसकी आंखों में ईर्ष्या और ज्ञान की एक झलक दिखाई दी। उसने कहा, तो यही है। तो यही एक डोमेन की ताकत है। दुर्भाग्य से, वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसके भीतर से तलवार की अनगिनत धारें फूट पड़ीं, और फिर एक विस्फोट हुआ और उसका पूरा शरीर खून की बारिश में फट गया। यांग ये इस दृश्य को देखकर थोड़ा स्तब्ध रह गया क्योंकि उसका जुओ डेंगफेंग के शरीर को नष्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब उसने जुओ डेंगफेंग के शरीर के भीतर से तलवार के इरादे को फूटते देखा तो उसे थोड़ी समझ में आया। उसने महसूस किया कि जुओ डेंगफेंग को शायद तलवार के बीज के प्रभाव से नुकसान उठाना पड़ा था। आखिरकार उसने तलवार के बीज का इस्तेमाल करके अपनी तलवार की मंशा को 11वें स्तर पर, या दूसरे शब्दों में कहें तो स्वर्ग क्षेत्र के पहले स्तर पर जबरन सुधारा था। हालांकि वह उस तलवार की मंशा को पूरी तरह से दबा नहीं पाया था। शुरू से ही उसके अंदर से यह भावना बाहर नहीं निकल पाई थी, क्योंकि उस समय जुओ डेंगफेंग बिल्कुल ठीक था। लेकिन एक बार जब यांग ये ने अपने तलवार क्षेत्र का इस्तेमाल किया और जुओ डेंगफेंग के भीतर तलवार की मंशा को दबा दिया, तो इसने तलवार के बीज के भीतर से तलवार की मंशा पर लगाए गए प्रतिबंध और दमन को हटा दिया। यही कारण था कि जुओ डेंगफेंग को विरोध का सामना करना पड़ा। अफसोस, तुमने यह सब खुद पर लाद दिया। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने इतना अच्छा तलवार सेवक खो दिया। लेकिन यह ठीक था क्योंकि उसने एक तलवार सेवक खो दिया था, लेकिन उसने 3 खजाने प्राप्त किए थे। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और फिर तलवार का बीज, लकड़ी की तलवार और काली तलवार की छाती उसके पास उड़कर आई। उसकी नज़र सबसे पहले लकड़ी की तलवार पर पड़ी क्योंकि उसने देखा कि यह थोड़ी रहस्यमयी थी। सबसे पहले, यह वास्तव में उसके तलवार शासक का विरोध करने में सक्षम थी। दूसरे, उसने देखा कि यह तलवार के इरादे और तलवार की क्यूई को बढ़ाने में सक्षम थी। यांग ये ने इसे अपनी मुट्ठी में लिया और हल्के से हिलाया, और फिर तलवार की एक लट आगे की ओर उछली। यांग ये के चेहरे पर खुशी की एक झलक तुरंत दिखाई दी क्योंकि उसका अनुमान सही था। लकड़ी की तलवार न केवल तलवार की मंशा को बढ़ाने में सक्षम थी, बल्कि यह तलवार की क्यूई और तलवार की मंशा की गति को भी बढ़ाने में सक्षम थी। यांग ये ने कुछ समय के लिए इसे महसूस किया और निर्धारित किया कि लकड़ी की तलवार की मंशा को 30% तक बेहतर बना सकती है, और यह कम से कम उसकी हमले की गति को दोगुना कर सकती है। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक चाप मुड़ने से नहीं बच सका। अगर मैंने इस लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल क्रिटिकल स्ट्राइक तकनीक और उस तलवार के बीज के साथ किया, क्या होगा अगर इंटेंट इग्निशन तकनीक और हेवन रेंट का भी इस्तेमाल किया जाए? इस समय यांग ये के मन में एक सम्राट राज्य की तलाश करने का आवेग आया, ताकि वह एक लड़ाई में शामिल हो सके। उत्तेजना के एक पल के बाद यांग ये की नज़र तलवार के बीज पर पड़ी।
जैसे ही उसने इसे अपने हाथ में पकड़ा, अचानक एक अजीब और गहन ऊर्जा प्रकट हुई। यांग ये इस घटना से थोड़ा स्तब्ध था और फिर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने देखा कि तलवार के बीज ने वास्तव में उसे अपनी हथेली में पकड़े हुए तुरंत एक शांत और स्पष्ट स्थिति प्राप्त करने की अनुमति दी थी। इसके अलावा उसने यह भी महसूस किया कि यह वास्तव में उसकी अपनी तलवार की मंशा को शांत कर रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इसे हमेशा अपने पास रखता था। तो यह तलवार बीज वास्तव में ऐसी चीजों में सक्षम है। हा हा हा। यांग ये खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। चाहे वह तलवार का बीज हो या लकड़ी की तलवार, वे उसके लिए बेहद उपयोगी थे। यह कहा जा सकता है कि वे दोनों उसकी समग्र शक्ति को एक स्तर तक बढ़ाने में सक्षम थे। अंत में यांग ये की नजर काली तलवार की छाती पर पड़ी। उसने अभी अभी युद्ध के दौरान इसकी ताकत देखी थी। आखिरकार बड़ी संख्या में दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में 100,000 तलवारें निश्चित रूप से बेहद उपयोगी थीं। यांग ये को नहीं पता था कि जुओ डेंगफेंग ने इतनी सारी स्वर्ग रैंक की तलवारें कैसे इकट्ठी की थीं, और न ही उसे पता था कि जुओ डेंगफेंग ने 100,000 तलवारें रखने में सक्षम तलवार की छाती कहां से पाई थी। किसी भी मामले में यह सब महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि यह सब अब उसका था। अगर मैं इन सभी 100,000 तलवारों को दाव रैंक में बदल दूं। यांग ये की आंखें तुरंत चमक उठी जब उसने इस बिंदु तक सोचा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह निश्चित रूप से मोनाक दायरे के विशेषज्ञों को कुत्तों की तरह मार सकता था। हालांकि यांग ये ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या वह इतने सारे दाव आर्टिफैक्ट प्राप्त कर सकता है। भले ही वह ऐसा कर ले, वह अपनी वर्तमान शक्ति के साथ इतने सारे को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। दाव आर्टिफैक्ट को नियंत्रित करना उतना आसान नहीं था जितना कि स्वर्ग रैंक के खजाने को। यांग ये काफी समय तक उत्साह की स्थिति में था, इससे पहले कि वह तलवारों के गोले के भीतर रहते हुए तलवार के बीज, लकड़ी की तलवार और तलवार की छाती का अध्ययन करना शुरू कर देता। खास तौर पर तलवार की छाती। उसने देखा कि यह उन तलवार की छाती से अलग थी जो उसके पास पहले थी। यह तलवार की छाती तलवार की संरचना वाली लग रही थी, इसलिए उसे इसका अध्ययन करना पड़ा। यांग ये को यह नहीं पता था कि उसके कार्यों से बाहरी दुनिया में अन्य लोग भी उत्तेजित हो जाएंगे। जब तलवारों की चमक बिखर गई और सारी तलवारें हिलना बंद हो गईं, तो बाहरी दुनिया के सभी दीप शिक्षकों ने अपनी सांसें रोक लीं और उसे घूरते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि परिणाम निश्चित रूप से तय हो चुका है। नहीं, यह कहना चाहिए कि जीवन और मृत्यु तय हो चुकी थी। जो भीतर से निकलेगा वही विजेता होगा। इसलिए वे उसे घूरते रहे, और इसमें लुओ जून भी शामिल था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भीतर से कोई भी नहीं निकलेगा। तलवारों का समूह बिखरा नहीं। दूसरे शब्दों में, जुओ डेंगफेंग अभी भी वहां जीवित था। इसलिए जब उन्होंने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा, तो दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश गहन लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। यह सिर्फ उनके ही नहीं थे, बल्कि डिंग शाओयाओ, शियाओ युक्सी और अन्य लड़कियों के चेहरे भी गंभीर हो गए थे। दूसरी ओर, लैन यू ने एक चमकदार मुस्कान प्रकट की, जबकि उसकी आंखों में उत्साह बिल्कुल भी छिपा नहीं था। नश्वर सम्राट, क्या यांग ये मर गया है? झाओ झांगफेई, जो लुओ जून के बगल में खड़ा था, उत्साह से बोला। अगर यांग ये सचमुच मर गया होता तो यह क्या दर्शाता? यह दर्शाता कि महान हान साम्राज्य जल्द से जल्द मानव दुनिया को एकीकृत करने में सक्षम होगा। तो वह उत्साहित क्यों न हो? हालांकि लुओ जुन खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, फिर भी उसकी आंखों में खुशी और उत्साह की एक झलक दिखाई दे रही थी। अगर यह संभव होता, तो वह वास्तव में अपने हाथों से यांग ये को मारना चाहता था, क्योंकि उसने यांग ये के हाथों बहुत नुकसान उठाया था और वह वास्तव में बदला लेना चाहता था। हालांकि देवताओं ने उसे ऐसा अवसर देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसे 80% यकीन था कि यांग ये हार गया है। यांग ये के बारे में उनकी समझ के आधार पर, यांग ये तुरंत तलवारों के गोले के भीतर से निकलकर युद्ध में जीत हासिल करने पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करता। लेकिन यांग ये अब तक वहां से बाहर नहीं निकला था। दूसरे शब्दों में, यांग ये निश्चित रूप से हार गया था। नहीं, उसे मरा हुआ मान लेना चाहिए। दूसरी ओर, जुओ डेंगफेंग भीतर से बाहर नहीं निकला था, क्योंकि वह शायद घायल हो गया था और ठीक हो रहा था। समय बीतने के साथ साथ प्राचीन डोमेन सिटी में गूढ़ व्यक्तियों के दिल भारी से भारी होते गए। अचानक उनके सामने तलवारों की कतार फिर से चलने लगी। जियो युक्सी और अन्य लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो वे तुरंत ही भयानक रूप से पीले पड़ गए। दूसरी ओर, लुओ जुन अब खुद को रोक नहीं पाया और वह पागलों की तरह हंसते हुए दहाड़ने लगा। हा हा हा। यांग ये सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा ऐसा हश्र होगा। हा हा हा। तुरंत सेना इकट्ठा करो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।